अध्याय 31 दो ज्ञानोदय। गु चिंगली गु किंगली ने हैरत से देखा, क्या ये कहानियों में वर्णित पौराणिक हल्केपन की कला है? ये तो बहुत शानदार है। शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग वाकई असाधारण है। शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह उसके बारे में सब कुछ जान जाएगी, इसलिए अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। जल्द ही शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग कुछ जंगली खरगोश पकड़कर वापस ले आए। उसने खरगोशों के बिलों के अंदर हाथ डालकर उन्हें पकड़ा था। भारी बर्फबारी ने पहाड़ को ढक दिया था और जानवर बहुत पहले ही शीतनिद्रा में चले गए थे, लेकिन शीतनिद्रा में भी वे शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग की पकड़ से नहीं बच पाए। क्या वे मोटे हैं? शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग ने गु चिंगली गु किंगली को खींचा, जो अभी भी सपने देख रही थी। मोटे हैं, बहुत मोटे हैं। गु चिंगली गु किंगली ने एक जंगली खरगोश को जांचने के लिए लिया और मुश्किल से अपनी लार ली। उसका मन पूरी तरह से शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग की उस छवि से भरा हुआ था जब वह एक विशाल गरुड़ की तरह हवा में उड़ रहा था। यह अविश्वसनीय रूप से कूल था। शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग मुस्कुराए। वह जानता था कि वह अभी भी उसके द्वारा दिखाई गई हल्केपन की कला से हैरान थी। उसकी पत्नी बिना किसी कारण के आश्चर्यचकित थी। हर मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले को हल्केपन की कला सीखनी पड़ती है। वह उसे बाद में धीरे धीरे समझाएगा। उसने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया और कहा, चलो चलते हैं। हम वापस जा रहे हैं। हम इस रास्ते से पहाड़ से नीचे जाएंगे और तुम्हारे माता पिता को कुछ खरगोश भेजेंगे। हम गु चिंगली गु किंगली ने सिर हिलाया और उसके पीछे पहाड़ से नीचे चली गई। जब वे पहुंचे तो श्रीमती वो स्वाभाविक रूप से फिर से आंसुओं से भर गईं। उनका नाजुक दिल एक बार फिर बिखर गया था। शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग को भारी बर्फबारी में भी शिकार करते देखकर दाशुंग डैशवैंग और शियाओशुंग शाओसुवैंग को भी शिकार करना सीखने की प्रेरणा मिली। खासकर दाशुंग डैशवैंग ने शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग से सककर कहा, जीजा जी, मैं आपसे शिकार करना सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे सिखाएं। शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग ने उसकी हड्डियां महसूस की और सहमति देने से पहले पूछा, शिकार करना बहुत कठिन और खतरनाक काम है। इसके लिए मार्शल आर्ट की अच्छी नींव भी चाहिए। अगर तुम्हें शिकार करना है तो पहले मार्शल आर्ट का अभ्यास करना होगा, लेकिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शिकार से भी अधिक कठिन है। क्या तुम फिर भी सीखना चाहते हो? दाशुंग डैशवैंग की हड्डियों की बनावट की जांच करने के बाद ये लड़का मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त है। अगर वह सीखना चाहता है तो मुझे उसे सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। मार्शल आर्ट कौशल होने से उसे भविष्य में जीवित रहने का एक और तरीका मिलेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के दाशुंग डैशवैंग ने सिर हिलाया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और कहा, जीजा जी, मुझे कठिनाई का डर नहीं है, बस आप मुझे सिखाने के लिए तैयार हो। शियाओशुंग शाओसुवैंग का क्या ख्याल है? शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग ने पूछा। अगर दाशुंग डैशवैंग सीख रहा था तो वह स्वाभाविक रूप से इस छोटे जीजा को छोड़ नहीं सकता था। ये लड़का आमतौर पर सबसे शांत, सबसे समझदार और अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व था, लगभग एक छोटे वयस्क की तरह। अगर वह दाशुंग डैशवैंग को सिखाता लेकिन उसे नहीं, तो उसे डर था कि यह छोटा जीजा बाद में उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। उसकी पत्नी को इन दोनों छोटे जीजाओं से खास लगाव है। उसने शियाओशुंग शाओसुवैंग को खींचा और उसकी हड्डियां भी महसूस की। वाकई वह भी दाशुंग डैशवैंग की तरह ही मार्शल आर्ट का लिए उपयुक्त था। वैसे भी वे पहले से ही घर में 3 भेड़ों की देखभाल कर रहे थे, दो और से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। शियाओशुंग शाओसुवैंग ने भी दृढ़ता से सिर हिलाया। शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग ने दोनों के सिर थपथपाए। उसे महसूस हुआ कि जब वे बड़े होंगे तो ये दोनों निश्चित रूप से अपने घर के 3 बच्चों की तुलना में बहुत कुछ हासिल करेंगे। ये सब उनकी दृढ़ता के कारण था। रसोई में श्रीमती वो ने कहा, ली रटले, आज दोपहर का भोजन यहीं करो। माँ पहले ही खाना बना रही हैं। ठीक है माँ, उन सभी खरगोशों को क्यों नहीं पकाती? जब वे तैयार हो जाएं तो युनजिंग युनजिंग एक बर्तन उनके माता पिता के पास भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमती वो तुरंत सहमत हो गई। गु चिंगली गु किंगली मुख्य कमरे में वापस लौटी और उसने देखा कि दोनों लड़के शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग से सटकर बैठे हैं, जबकि शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग उनके सिर पर बालों को सहला रहे थे। क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? लगभग दोपहर हो गई है, शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग ने उसे आते देख कहा। गु चिंगली गु किंगली ने हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, हम आज दोपहर का भोजन यहीं कर रहे हैं। जाओ और उन सभी खरगोशों को तैयार करो। एक बार जब वे पक जाएं तो हम एक बर्तन तुम्हारे पिता और बाकी लोगों के लिए ले जाएंगे। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, दोनों लड़के उसे खरगोश तैयार करने के लिए उत्सुकता से खींच कर ले गए। शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर सोचा कि रहने दो। जब तक उसकी पत्नी खुश है, इससे कोई फर्क का नहीं पड़ता। गु चिंगली गु किंगली फिर रसोई में आग संभालने के लिए गई। श्रीमती वो खाना बना रही थी तो उसे केवल चूल्हे को संभालना था। कुल 4 खरगोश थे और श्रीमती वो ने उन सभी का सालन बनाया, कुछ भी नहीं बचाया। एक बार जब सालन तैयार हो गया तो उसने शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग से इसे शाओ परिवार के पास ले जाने के लिए कहा। वे अभी भी इस जोड़े का इंतजार कर रहे थे। श्रीमती जियांग पहले ही आंगन के दरवाजे की ओर कई बार झांक चुकी थी, ये सोचकर कि वे वापस क्यों नहीं आए। वह अभी भी खुद से बड़बड़ा रही थी, सोच रही थी कि कहीं उन दोनों ने पहाड़ पर ही रहने और वापस न आने का फैसला तो नहीं कर लिया है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग को एक गरम गरम खाने का बर्तन लेकर आंगन में आते देखा। जैसे ही शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग अंदर आया, श्रीमती जियांग को मांस की खुशबू महसूस हुई। तीसरे, ये कहाँ से आया? माँ, और कहाँ से आएगा? लीक रटलेयर के परिवार से ही आया है। आप सभी पहले खा लें, मैंने वहीं खा लिया है और बाद में वापस आऊंगा। शाओ युनजिंग त्सियो युनजिंग ने बर्तन नीचे रखा और चला गया। श्रीमती जियांग एक स्टूल पर बैठ गईं। क्या ये वही बेटा है जिसे मैंने पाला है? ये तो एक बेटी की तरह व्यवहार करता है। हालांकि बर्तन से आ रही खुशबू को सूंघकर श्रीमती जियांग ने अपना पेट सहलाया। बेटा हो या बेटी, कौन परवाह करता है, पहले खाते हैं। सबसे बड़े की पत्नी, आप सभी जल्दी से बाहर आ जाओ खाने के लिए। श्रीमती जियांग चिल्लाई। श्रीमती यांग जो श्रीमती वैंग के साथ रसोई में व्यस्त थी, ने चिल्लाहट सुनी और जल्दी से बाहर आईं। माँ, हमारा खाना अभी तैयार नहीं है। हम क्या खा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, चावल तैयार है, बस काफी है। तीसरा, अभी अभी अपनी पत्नी के परिवार से मांस का एक बड़ा बर्तन लाया है।
ओह, श्रीमती यांग एम्स यांग का दिल इस खबर से खुशी से भर गया। वह तुरंत कटोरे और चॉपस्टिक लेने के लिए वापस गईं। खाना पकाने की जरूरत नहीं है और स्वादिष्ट मांस खाने को भी मिल रहा है। इस बीच जब गु चिंगली, गु कंगली और शाओ युनजिंग, सियो युनजिंग दोनों लड़कों के साथ शाओ परिवार में लौटे तो उसे पता चला कि लड़के शाओ युनजिंग, सियो युनजिंग से मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे और उससे पहले पढ़ना सीखना चाहते थे। इसलिए दोनों लड़कों ने उसके साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। गु चिंगली, गु कंगली बहुत खुश थी। वह उम्मीद कर रही थी कि शाओ युनजिंग, सियो युनजिंग दोनों लड़कों को बुनियादी साक्षरता सिखाना शुरू कर देंगे। उन्हें अगले साल एक निजी स्कूल में जाना था और उसे चिंता थी कि अगर वे एक भी अक्षर नहीं जानते होंगे तो मास्टर उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, खासकर जब वे अब इतने छोटे भी नहीं थे। ये तो ऐसा था जैसे कोई नींद में हो और तकिया लेकर आ जाए। उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए इन दोनों लड़कों को इस सर्दी में निराश नहीं करना चाहिए। जब दोनों लड़के पढ़ते थे तो गु चिंगली, गु कंगली भी स्वाभाविक रूप से उनके साथ शामिल हो जाती थी। शाओ युनजिंग, सियो युनजिंग के पास एक और बर्ड भेड़ को छात्र के रूप में स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ये तीनों भेड़ें दाशुन, शियाओशुन और गु चिंगली अपने घर की 3 भेड़ों की तुलना में कहीं अधिक स्मार्ट थीं। वे जल्दी सीखते थे, जिससे शाओ युनजिंग, सियो युनजिंग को अंदर ही अंदर आह भरनी पड़ी। ऐसा लगता है कि दूसरों के बच्चे हमेशा ज्यादा स्मार्ट होते हैं। दिन ऐसे ही बीतते गए और जल्द ही नए साल से केवल आधा महीना बाकी रह गया था। 1 महीने से अधिक की पढ़ाई के बाद दोनों लड़कों ने उल्लेखनीय प्रगति की थी और अब वे हर दिन घर पर खुद से पढ़ और अभ्यास कर सकते थे। एक दिन शाओ के 3 भाई दाशुन, डैशवैंग, शियाओशुन, शाओसुवैंग, शाओ परिवार के 3 अन्य युवा भेड़ें और गु चिंगली, गु कंगली कुल 9 लोग पहाड़ से नीचे आए। उस दिन उनकी उपज काफी थी और समूह खुशी खुशी घर की ओर बढ़ रहा था। स्वाभाविक रूप से वे पहले दाशुन, डैशवैंग और शियाओशुन, शाओसुवैंग को घर छोड़कर गए और फिर अपने घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे उन्होंने आंगन से एक आक्रोश भरी पुरुष की आवाज सुनी। दूसरी भाभी, हमने इतना कुछ कहा है, फिर भी आप इतनी हठधर्मी क्यों हैं? पिताजी और माँ पहले ही आपके वापस आने के लिए सहमत हो गए हैं। हमारी सद्भावना को अस्वीकार करके इतने अकृतज्ञ मत बनो। इन बेशर्म शब्दों को सुनकर समूह के चेहरों पर मुस्कान ठहर गई और वे आंगन की ओर तेजी से बढ़े। घर के प्रवेश द्वार पर अलग अलग ऊंचाइयों के 3 आदमी मुख्य द्वार के सामने एक पंक्ति में खड़े थे। बीच में सबसे लंबा आदमी अभी भी श्रीमती वू एम्स वो की ओर इशारा करते हुए उसे डांट रहा था। श्रीमती वू एम्स वो अपने नाजुक स्वभाव के कारण इस तरह की डांट को सह नहीं सकी और केवल रो सकती थी। तीसरे चाचा, आप सब हमारे घर में क्या कर रहे हैं? दाशुन, डैशवैंग तेजी से आगे बढ़ा उस आदमी से सवाल करते हुए। तीनों आदमियों ने पीछे से आवाज सुनकर ही मुड़कर देखा। ये वाकई गु परिवार के सदस्य थे जिनसे गु चिंगली, गु कंगली कभी नहीं मिली थी। जो बोल रहा था वह तीसरा भाई गु, या बल्कि वर्तमान दूसरा भाई गु दहे था, जो इस साल 20 साल का था। वह मास्टर गु और उनकी पत्नी का सबसे छोटा बेटा था जो उनके बुढ़ापे में पैदा हुआ था। गु दहे ने एक हरे रंग का सूती चोंगा पहना हुआ था। उसके बाल एक विद्वान की तरह गुंथे हुए थे। उसके कुछ विद्वान जैसे चेहरे पर हैरानी की झलक थी। उसके बगल में गु दशन के 2 बेटे खड़े थे। बड़ा गु चिंगमिंग, गु कंगमिंग 19 साल का और छोटा गु चिंग्यान, गु कंग्यान 17 का। अध्याय 32, अगर तुम मजबूत नहीं हो तो किसके लिए रोगे? उन तीनों कुंवारों ने भाई बहनों को पूरी तरह से बदला हुआ देखा। वाकई उनकी जिंदगी में साफ तौर पर सुधार हुआ था। जुड़वा बच्चों के हाथों में शिकार पर नजर डालते ही गु दहे की आंखें चारों ओर घूमने लगी। फिर वह दाशुन, डैशवैंग के पास गया। उसके चेहरे पर तुरंत एक चौड़ी मुस्कान आ गई और उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा, तुम दाशुन, डैशवैंग हो गए। बस कुछ ही महीने हुए हैं और तुम सब इतना बदल गए हो। तुम्हारे तीसरे चाचा तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। शियाओशुन, शाओसुवैंग ने उसे ठंडी नजर से देखा। हाँ, पहले हम अक्सर भूखे और ठंडे रहते थे, अब हमारे पास खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े हैं। क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि हम बेहतर दिखेंगे? बकवास, शियाओशुन, शाओसुवैंग। बिना पर्याप्त भोजन और कपड़ों के तुम इतने बड़े कैसे हो गए होते? गु दहे ने जानबूझकर एक सख्त चेहरा बनाया। ये लड़का पुराने गु परिवार पर उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा रहा है। ये सच था, लेकिन कौन इसे स्वीकार करेगा? वह मूर्ख नहीं था। गु चिंगमिंग, गु कंगमिंग ने उन्हें घृणा की नजर से देखा। तो वे सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पुराने गु परिवार को छोड़ दिया वे सीना तानकर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। बस उनके वापस आने का इंतजार करो, तब हम देखेंगे कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। गु चिंग्यान, गु कंग्यान ने हालांकि तीनों भाई बहनों को ध्यान से देखा। न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरा था बल्कि उनका व्यवहार भी बदल गया था। वे अपने पहले के डरपोक और सिकुड़े हुए व्यवहार से पूरी तरह अलग लोग लग रहे थे। हमें उन्हें वापस लाने का कोई रास्ता निकालना होगा। उन्हें कुत्तों की तरह रहना चाहिए, हमारे पुराने गु परिवार द्वारा पाले गए कुत्ते। तीसरे चाचा, ओह मेरा मतलब है अब दूसरे चाचा गु, यकीनन आप इस कड़ाके की ठंड में सिर्फ हमें देखने के लिए इतनी दूर नहीं आए होंगे, है ना? गु चिंगली, गु कंगली ने उनके चेहरे के भावों को नोट किया। उसने अपने दोनों भाइयों को खींचा। ऐसे लोगों पर अपनी सांसें क्यों बर्बाद करें? तुम दूसरी बेटी हो, है ना? अब जब तुम्हारी शादी हो गई है तो लगता है कि जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है ना? गु दहे की आंखें उसके हाथों में जंगली खरगोशों और तीतरों पर और शाओ युनजिंग, सियो युनजिंग और उसके भाइयों द्वारा उठाए गए गठरी पर टिकी हुई थीं। छी, जो लोग शिकार कर सकते हैं वे वाकई अलग होते हैं। वे हर दिन मांस खा सकते हैं। हम कई दिनों से छुट्टी पर वापस आए हैं और हमें मांस का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। माँ ने कहा था कि उनका परिवार हर दिन मांस खाता है और यह वाकई सच है। अगर ये परिवार वापस आ जाए तो क्या हम भविष्य में इस मनहूस लड़की द्वारा भेजे गए मांस को नहीं खाएंगे? गु चिंगली, गु कंगली ने सोचा, ये गु दहे। वह निश्चित रूप से दिन के उजाले में सपने देख रहा है। यहाँ तक कि गु चिंगमिंग, गु कंगमिंग की छोटी चूहे जैसी आंखें भी लालच से शिकार पर घूम रही थीं। कितना अच्छा होता अगर यह सारा शिकार उनका होता। वे हर दिन मांस खा सकते थे और आधी रात में भूख से उनका पेट नहीं गुड़गुड़ाता। गु चिंगली, गु कंगली ने गु दहे को आंखें दिखाईं। ये लालची लोग बिल्कुल श्रीमती हुआ एम्स हुआ की तरह। वह श्रीमती हुआ एम्स हुआ फिर से मुसीबत खड़ी कर रही है। ऐसा लगता है कि जब तक उसे सबक नहीं सिखाया जाता वह नहीं रुकेगी। हमने रिश्ते तोड़ दिए हैं फिर भी वह हमें वापस जाने के लिए लोगों को भेज रही है। वह बूढ़ी औरत किस तरह की उलझी हुई सोच पर काम करती है। गु चिंगली, गु कंगली को उस बूढ़ी औरत का सिर फोड़कर ये देखने का मन हुआ कि अंदर क्या है।
वह गूडहे के पास से गुजरी और मुख्य कमरे में चली गई। हे गूडहे जिसे नजरअंदाज किया गया था जल्दी से उसके पीछे जाने लगा, लेकिन शाओ यूजिंग ने उसे रोक दिया। शाओ यूजिंग ने फिर उसे एक तेज नज़र से देखा। हिस गूडहे ने एक सांस अंदर ली। कितनी भयानक नज़र है। गूडहे सहम गया। गू चिंग्यान के पीछे चिप गया और उसे धक्का दिया। गू चिंग्यान ने उसे सिर हिलाकर मना किया। गू किंगली ने अपनी चीज़ें नीचे रखी। श्रीमती वो के पास गई और कहा, माँ आप क्यों रो रही हैं? जब ऐसे बेशर्म लोग सामने आए तो आपको उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। गू किंगली अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में थी। ये बहुत गुस्सा दिला रहा है। हमने रिश्ते तोड़ दिए हैं, फिर भी वे हमें तंग करने के लिए हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं और माँ बस रोती रहती हैं। मुंह सिर्फ खाने के लिए नहीं होता। क्या आंसू उन्हें मार सकते हैं या उन्हें जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? बिल्कुल माँ, हमेशा रोया मत करो। दीदी कहती हैं, अगर तुम मजबूत नहीं हो तो अपने आंसू किसे दिखा रही हो? देखो क्या वे चले गए। वे अभी भी बेशर्मी से यहीं टिके हुए हैं और हम उन्हें भगा भी नहीं सकते। दाशुंग ने अपना शिकार नीचे रखा और गुस्से में बोलते हुए पास आया। माँ हर तरह से अच्छी हैं, सिवाय इसके कि वह जरा सी बात पर रोने लगती हैं। क्या रोने से कुछ हल हो सकता है? श्रीमती वो ने हैरत से दाशुंग को देखा। क्या दाशुंग मुझसे नाराज है? तुम क्या कह रहे हो? तुम छोटे शरारती बच्चों, मैं तुम्हारा तीसरा चाचा हूँ। हम आज अच्छे इरादे से तुम्हें वापस बुलाने आए हैं। तुम अकृतज्ञ हो और मुझे बाहर निकालना चाहते हो। तुम्हें किसने ऐसी शिष्टाचार सिखाई है? गूडहे अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और आगे बढ़ा। जैसे कि मैं इन दो छोटे शैतानों से डर जाऊंगा। दाशुंग दरवाजे को रोककर खड़ा हो गया, हाथों को कमर पर रखकर, और गुस्से में पलटवार किया। थू, कौन उस जगह पर वापस जाना चाहेगा जो लोगों को पूरा निगल जाती है? हमने पहले ही आपके पुराने गू परिवार से रिश्ते तोड़ दिए हैं। इसके अलावा मेरे पिता तो तीसरे मालिक गू के जैविक बेटे भी नहीं हैं। हम वापस क्यों जाएं? आप तीनों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए, जानवरों की तरह गुलामी करने के लिए। गू किंगली ने मन ही मन दाशुंग को शाबाशी दी। जब स्थिति की मांग हो तो आपको आक्रामक होना पड़ता है। कमजोरी दिखाने से किसे फायदा होता है? दयालु लोगों को धमकाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे विनम्र घोड़ों की सवारी की जाती है। तुम जितना कमजोर और विनम्र दिखोगे, उतना ही दूसरे तुम पर हावी होने और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे। उसने श्रीमती वो को धक्का दिया, उन्हें दाशुंग का दृढ़ रूप देखने का इशारा किया। श्रीमती वो ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उन्हें पता नहीं था कि क्या कहना है। जब भी ऐसा कुछ होता था उनका दिमाग खाली हो जाता था और वह सोच या बोल नहीं पाती थी। गू किंगली ने सिर हिलाया। मुझे बाद में उनसे ठीक से बात करने के लिए कुछ समय निकालना होगा। गूडहे को उम्मीद नहीं थी कि दाशुंग इतनी ताकत से बोलेगा। क्या वे उन्हें वापस आने के लिए इसलिए नहीं कह रहे थे ताकि वे उनके बोझ ढोने वाले जानवर बन सकें? एक पल के लिए वह अवाक रह गया। जब हम भविष्य में सफल विद्वान बन जाएंगे तो हमारे पीछे आने की कोशिश मत करना। अपने तीसरे चाचा को लड़खड़ाते और इस परिवार को अपनी उदारता की सराहना न करते देख गू किंगमिंग आगे बढ़ा। उसके लहजे से लग रहा था कि उनका विद्वान बनना एक तय बात थी। गू किंगली अपनी हंसी रोक नहीं पाए, यहाँ तक कि शाओ यूजिंग, उसके भाई और तीनों जानवर भी हंसने लगे। गू किंगयान का चेहरा गहरा हो गया। उसने अपने बेवकूफ बड़े भाई और अपने इतराते हुए तीसरे चाचा पर घृणा की नजर डाली। गू किंगली ने अपने हाथ को बेसब्र होकर हिलाया। बस जाओ, जब तुम सच में विद्वान बन जाओ तब दिखावा करने के लिए वापस आना। उन्होंने अभी तक तोंगशेन की योग्यता परीक्षा भी पास नहीं की है और वे पहले से ही शियुकाई विद्वान बनने के सपने देख रहे हैं। गू किंगयान जो थोड़ी देर से सोच विचार में डूबा हुआ था, ने सीधे गू किंगली और जुड़वा बच्चों को देखा। उसने अंत में एक मापे हुए लहजे में बोला, दाशुंग शाओसुवैंग, क्या तुमने सच में वापस न लौटने का फैसला कर लिया है? चाहे कुछ भी हो, अगर हम साथ हैं तो हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। इसके अलावा तुम लोग यहाँ बिना किसी जमीन के हो और तुम्हारे दूसरे चाचा का पैर ठीक नहीं हुआ है। तुम अगले साल कैसे संभालोगे? शाओसुवैंग ने माथे पर बल डाला। यह आदमी हमेशा से बेईमान रहा है। उसने दाशुंग को खींच कर गू किंगयान के सामने खड़ा कर दिया। अपनी छोटी से शाओसुवैंग ने गू किंगयान के पाखंडी चेहरे को ऊपर देखते हुए अपना ठंडा व्यंग्यात्मक लहजा बनाए रखा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमारे घर क्यों आए हैं। इसे कम भद्द आ दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप विद्वान हैं, थोड़ी शर्म तो करो। कृपया चले जाओ और हमारे घर फिर कभी मत आना। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। जब ऐसे लोगों से निपटते हैं तो उनका मुखौटा उतारना पड़ता है, नहीं तो वे कभी आपको परेशान करना बंद नहीं करेंगे। गू किंगयान का चेहरा कभी पीला तो कभी लाल हो रहा था। उसने विनम्रता से बात की और उन्हें मनाने की कोशिश की, केवल इस छोटे से शरारती बच्चे द्वारा डांटे जाने के लिए। उसका चेहरा शर्म से जल रहा था। उन तीनों में से वह सबसे अधिक गणना करने वाला था। एक बच्चे द्वारा सार्वजनिक रूप से उसकी गरिमा को इस तरह रौंदा जाना, यह एक कड़वा घूंट था जिसे निगलना मुश्किल था। दूसरे चाचा का परिवार तो पहले इतने सीधे साधे थे, वे इतने मुखर कब बन गए? खासकर इन तीनों भाई बहनों में बदलाव। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गू किंगली ने उस आदमी से शादी कर ली है जो अपनी पत्नियों के दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य के लिए बदनाम है? क्या अब उसके पास उसका समर्थन है? गू किंगयान ने शाओ यूजिंग की ओर देखा। शाओ यूजिंग इन तीनों आदमियों को ध्यान से देख रहा था। वे बहुत आराम से रह रहे होंगे जो यहाँ मुसीबत खड़ी करने और उसकी ली रटले के मायके वालों को वापस आते ही धमकाने आ गए। जब गू किंगयान की नज़र शाओ यूजिंग की खून खराबे वाली नज़र से मिली तो उसकी रीढ़ में से हरन दौड़ गई, जैसे कि उसे एक खूंखार जानवर घूर रहा हो। अध्याय 33। क्या मैं भगोड़ा लगता हूँ? गू किंगयान ने जल्दी से अपनी नज़रें हटाईं। उसके दूसरे चाचा का परिवार आज नहीं जा सकता था। गू किंगली और उसके दो भाई बहनों पर एक नज़र डालकर उसने गुडाहे और गू किंगमिंग को इशारा किया। वे तीनों जल्दी से चले गए। हम पहले चलते हैं, मैं तुम्हें लेने बाद में वापस आऊंगा। उनके जाते ही शियाओ यूजिंग ने कहा। ठीक है। जैसे ही शियाओ यूजिंग और उसके साथी चले गए, दाशुंग और शियाओशुंग भी शिकार लेने चले गए। केवल गू किंगली गुडालिन को देखने गई। गुडालिन की आंखें खून की तरह लाल थीं। गू किंगली ने आह भरी, उसे देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था।
इन कुछ दिनों में जब वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा था, तब वे लोग फिर से उसके घावों पर नमक छिड़कने आ गए थे। ये लोग कितने परेशान करने वाले हैं। गोकिंगली एक कटोरी पानी लाए और उसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक झरने का पानी मिलाकर उसे पीने के लिए दिया। पिताजी, गुस्सा मत होइए, बस ऐसा सोचिए कि वे बिना सोचे समझे भौंक रहे थे। गुडालिन ने गहरी सांस ली और कहा, ली मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरा दिल टूट गया है। इन सभी सालों में मैंने जो कुछ भी किया वह सब बेकार चला गया। जब तक आप ये समझते हैं तब तक सब ठीक है। अब से बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीने पर ध्यान दीजिए। गोकिंगली भी थक गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक मनोविज्ञानी है जो हर दिन प्रेरणादायक भाषण दे रही है। गोकिंगली बाहर आए और श्रीमती वू के लिए एक और कटोरी लाए। श्रीमती वू ने कटोरी ली, पानी पिया और दुख से पूछा, ली क्या मैं सच में बेकार हूँ? गोकिंगली ने उनसे कटोरी ली और आह भरकर रख दी। सुश्री हुआ उसे मार सकती थी या डांट सकती थी और वह दुखी नहीं होती या उस पर विचार नहीं करती थी। फिर भी दाशुंग न अभी जो कहा था उससे वह बहुत भावुक हो गई थी। गोकिंगली को सच में यहाँ की महिलाओं की सोच समझ नहीं आती थी। उनमें से हर कोई अपने तरीके से बेतुका था। उसने कहा, माँ आप बेकार नहीं हैं, आपको बस वो परिवार से निपटना नहीं आता है। दाशुंग सही था। हर बार जब कोई छोटी सी भी समस्या आती है तो आप ये सोचने के बजाय यह कि उसे कैसे हल किया जाए, बस अंतहीन रोती रहती हैं। क्या उससे कुछ हासिल होता है? ठीक आज की तरह हमने उनसे संबंध तोड़ लिए हैं। हम अब किसी भी पितृभक्ति से बंधे नहीं हैं और वे अब हमें नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको बस उन्हें सीधे अपना निर्णय बता देना चाहिए था। आपने उन्हें यहाँ इतना तमाशा क्यों करने दिया? श्रीमती वू ने समझा और सिर हिलाया। गोकिंगली सच में परेशान थी। अगर यह उसकी अपनी माँ होती तो वह और भी खुलकर बोल सकती थी, लेकिन यह वह दूध पिलाने वाली माँ थी जिसने उसे पाला था और वह डर रही थी कि बहुत कठोरता से बोलने पर उनका नाजुक दिल दुख जाएगा। श्रीमती वू को समझाने में गोकिंगली को बहुत समय लगा। वह नहीं चाहती थी कि श्रीमती वू दोनों लड़कों को गलत समझें। यह एक ऐसी महिला थी जो काम करने से पहले सोचती नहीं थी और गोकिंगली नहीं चाहती थी कि वह एक पूरी तरह से अच्छी स्थिति को खराब कर दे। तभी शियाओ यूनजिंग उसे लेने आ गया। उसने दोनों लड़कों से कुछ शब्द कहे और फिर उसके साथ चली गई। उस रात गांव शांत था और हर कोई गहरी नींद में था। एक आकृति शियाओ परिवार के आंगन से उड़कर निकली और थोड़ी देर बाद लौट आए। शियाओ यूनजिंग ने धीरे से दरवाजा खोला और चुपचाप बंद कर दिया। उसने हल्के से कपड़े उतारे और लेट गया। जैसे ही वह लेटा, एक छोटी सी आकृति बेहोशी में उससे सरकर बैठ गई। शियाओ यूनजिंग ने उसे कसकर गले लगाया, उसके माथे पर प्यार से चूमा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। अगले दिन दोपहर में जब गोकिंगली दोनों लड़कों को घर ले जा रही थी तो उसने डॉक्टर ली को मास्टर गु के आंगन से बाहर निकलते देखा। तीनों भाई बहनों ने उसे न देखने का नाटक किया। लड़कों को भेजने के बाद गोकिंगली वापस आए। उसने शियाओ यूनजिंग को डॉक्टर ली को देखने के बारे में बताया और वह बस हंसा। क्या हम कल शहर चलें? गोकिंगली ने पूछा। नया साल आ रहा है और हमें नए कपड़े लेने चाहिए। वह हमेशा नए कपड़े पहनती थी, लेकिन शियाओ यूनजिंग अभी भी अपने पिछले सालों के पुराने कपड़े पहनता था। वह उसके लिए एक नया सेट लेना चाहती थी। जरूर, शियाओ यूनजिंग ने कहा। मैं भी काउंटी शहर जाने की योजना बना रहा था। हमारे पास इतना सारा शिकार है, हमें कुछ बेचना होगा क्योंकि हम ये सब खा नहीं सकते। जब गोकिंगली ने सुना कि वे काउंटी शहर जा रहे हैं तो उसने उत्साह से सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है, मैं आखिरकार स्पेस से कुछ अतिरिक्त सामान बेच सकती हूँ। शहर बहुत छोटा है, अगर मेरे सामान वहाँ बेचे गए तो बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा। उस रात शियाओ यूनजिंग और उसके भाइयों ने अगले दिन बेचने के लिए शिकार को छांटकर पूरा किया और फिर सोने चले गए। अगले साल दाशुंग और शियाओशुंग को निजी स्कूल भेजा जाना है। क्या शियाओ हान और अन्य बच्चों को भी भेजा जाएगा? गोकिंगली बहुत समय से शियाओ यूनजिंग से यह पूछना चाहती थी। शियाओ यूनजिंग कुछ देर हिचकिचाया और फिर कहा, मेरे माता पिता उस मामले में अंतिम निर्णय लेंगे। गोकिंगली ने माथे पर बल डाला लेकिन और कुछ नहीं पूछा। शियाओ यूनजिंग उसे अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताना चाहता था, लेकिन ये सही समय नहीं था। उसे लगा कि वह ज्यादा सोचेगी, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें हमारे परिवार के मामलों के बारे में सही समय आने पर बताऊंगा। तुम्हारी भाभीयों को भी नहीं पता? नहीं, उन्हें नहीं पता। तुम लोग भगोड़े या ऐसा कुछ तो नहीं हो ना? तुम क्या सोच रही हो? बिल्कुल नहीं, सो जाओ। शियाओ यूनजिंग को यह मजेदार लगा। क्या उनका परिवार भगोड़ा लगता था? ओह, यह अच्छा था जब तक वे नहीं थे। अगर वे भगोड़े या ऐसा कुछ होते तो भागदौड़ भरी जिंदगी जीना बहुत भयानक होता। वह तो अगले साल जमीन खरीदने और एक जमींदार बनने की योजना भी बना रही थी। अगले दिन बड़ा परिवार जल्दी उठा और तैयारी की। श्रीमती जियांग ने सबसे बड़े भाई शियाओ को बताया कि क्या खरीदना है। फिर वह, शियाओ यूनजिंग और गोकिंगली बैलगाड़ी में बैठकर काउंटी शहर के लिए रवाना हो गए। उस दिन बर्फ नहीं गिर रही थी, इसलिए बैलगाड़ी सड़क पर चल सकती थी। शियाओ यूनजिंग गाड़ी चला रहा था जो धीरे धीरे काउंटी शहर की ओर बढ़ रही थी। गोकिंगली का काउंटी शहर जाने का यह पहला मौका था। उसने अपने कपड़े कसे और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के आगे पीछे हिलने के साथ साथ बदलते हुए नज़ारों को देखने लगी। आसपास के पहाड़, गांव और खेत सभी सफेद बर्फ से ढके हुए थे। जहां तक नजर जा रही थी वह एक विशाल सफेद विस्तार था। मेरा सच में मन कर रहा है कि मैं स्पेस से अपना फोन निकालकर एक तस्वीर ले लूं। ये बस बहुत सुंदर है। और सड़क के किनारे के पेड़ बर्फ ने उनकी टहनियों को झुका दिया था जिससे वे मुड़ गई थीं। हर टहनी आधी सफेद आधी काली थी, एक स्पष्ट विरोधाभास। जब हवा चलती तो टहनियों से बर्फ सरकती थी और वे कांपती थी। ऐसा लगता था मानो वे किसी भी पल टूट जाएंगी। ये देखते हुए गोकिंगली का दिल भी उनके साथ कांप रहा था। डर रही थी कि कहीं कोई टहनी टूट न जाए और पेड़ की पूरी सुंदरता खराब न हो जाए। सुंदर, हाँ, लेकिन बस बहुत ठंड है। जैसे ही वे काउंटी शहर के पास पहुंचे, उन्होंने शहर में प्रवेश करते हुए घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियां और पैदल चलने वाले लोगों को देखना शुरू कर दिया। सभी पैदल यात्री भारी श्रमसाध्य कदमों के साथ चल रहे थे। गोकिंगली ने आह भरी। प्राचीन काल में परिवहन सच में निराशाजनक है। ये दुख की बात है कि मेरी स्पेस में मौजूद कार को बाहर निकालकर चलाया नहीं जा सकता, वह बस धूल खाती रहती है। गोकिंगली के अनगिनत बार आह भरने के बाद उनकी गाड़ी आखिरकार शहर के दरवाजे पर पहुंची। उसने ऊपर की ओर देखा, ऊंचे दरवाजे को, जिसके आला दरवाजे थे। पत्थर की पट्टियों से बनी प्राचीर की दीवारें लगभग 7 मीटर ऊंची थीं और उनके ऊपर 2 निगरानी टावर थे। शहर के दरवाजे पर किंगहे काउंटी के 3 अक्षर हल्के से दिखाई दे रहे थे। शहर में कम लोग ही प्रवेश कर रहे थे। दरवाजे पर मौजूद पहरेदारों ने उनके सामान पर सरसरी नजर डाली और उन्हें जाने द
छोटी या शियाओ यूनजिंग ने बैलगाड़ी को सीधे शुभ भवन रेस्टोरेंट तक चलाया। पिछले दरवाजे पर पहुंचकर गो किंगली ने गाड़ी से देखा जबकि दोनों भाई शिकार को अंदर ले गए। जितना समय एक अगरबत्ती को जलने में लगता है उससे भी कम समय में दोनों भाई बाहर निकले। उनके चेहरे चमक रहे थे। चलो खरीदारी करने चलें, सबसे बड़े भाई शियाओ ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, शियाओ यूनजिंग और गो किंगली ने एक साथ सहमति जताई। वे पहले अनाज की दुकान पर गए जहां उन्होंने 200 केटी चावल और 100 केटी आटा खरीदा। उन्होंने तेल, नमक और कुछ मसाले भी खरीदे। जब दोनों पुरुष व्यस्त थे, गो किंगली ने सड़क की ओर देखा। उसने कई दुकानों के साइन देखे जिनमें एक दवा की दुकान और एक कपड़े की दुकान शामिल थी। यूनजिंग, तुम दोनों यहाँ पर खरीदारी जारी रखो, मैं वहाँ पर कपड़े की दुकान देखने जा रही हूँ। अध्याय 34, बेहोश औरत। शियाओ यूनजिंग ने कहा, शायद मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। जरूरत नहीं है, किसी को यहाँ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैं बस कुछ चीज़ें खरीद कर वापस आ जाऊंगी। उसके पीछे लगे रहने पर मैं कोई चाल कैसे चल पाती। ठीक है, तो फिर सावधान रहना, हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। शियाओ यूनजिंग ने सिर हिलाया। गो किंगली सीधे तैयार कपड़ों की दुकानों पर गई। उसने जल्दी से पहली दुकान देखी, फिर दूसरी पर चली गई। शियाओ यूनजिंग की नज़र से दूर होते ही वह मुड़ी और एक दवाखाने में घुस गई। अंदर उसने अपने स्पेस से पहले से तय आरक किया हुआ जिनसेन का तना निकाला। दुकानदार ने उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की। उसने लगभग 100 साल पुराने जिनसेन के लिए उसे 120 टाइलों का चांदी का बिल दिया। चांदी का बिल हाथ में लेकर गो किंगली एक और कपड़े की दुकान पर गई। उसने शियाओ यूनजिंग के लिए एक गहरे सियान रंग का गद्देदार लबादा और 2 सेट सूती अंडरवियर खरीदे। एक पल सोचने के बाद उसने श्री शियाओ और सुश्री जियान दोनों के लिए भी गद्देदार लबादे खरीदे। कुल मिलाकर उसने 10 टाइल चांदी खर्च किए। छोटी मालकिन, क्या तुम अपने लिए कुछ नहीं चुनना चाहती हो? जब गो किंगली भुगतान कर रही थी तो दुकानदार ने पूछा। जरूरत नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं। हे, ये छोटी मालकिन बहुत आज्ञाकारी है और जानती है कि घर कैसे चलाना है। दुकानदार खुद की प्रशंसा करने से नहीं रोक पाए। इस तरह की बहुएं आजकल दुर्लभ होती जा रही थीं। अगर उनके पास पैसा होता तो कौन अपने ऊपर खर्च नहीं करता। गो किंगली मुस्कुराई, चांदी का भुगतान किया और एक बड़ा बंडल लेकर कपड़े की दुकान से चली गई। धड़ाम। दुकान से निकलने के कुछ ही कदम बाद एक महिला उसके सामने चल रही थी और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। गो किंगली ने सहज रूप से पीछे कदम बढ़ाया। एक चाल, यह विचार तुरंत उसके दिमाग में कौंध गया। निश्चित रूप से जैसे ही वह पीछे हटी, राहगीर तुरंत रुक गए। एक आदमी ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, छोटी मालकिन, तुमने किसी को गिरा दिया और भागने की कोशिश कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। गो किंगली भागी नहीं थी, वरना वह आदमी सच में उसका पीछा करता। तुमने उसे गिरा दिया और उसे उठाकर यह भी नहीं देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। एक बूढ़ी महिला भी रुकी और उसे डांटा। हाँ, बाहर ठंड है, जल्दी से उसे उठाओ। कुछ दर्शक टिप्पणी कर रहे थे जबकि अन्य जमीन पर पड़ी महिला की जांच करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। जिन लोगों ने महिला की जांच की उन्होंने सिर हिलाया और एक तरफ हट गए। उनके भावों से साफ पता चल रहा था कि उसे बुरी तरह चोट लगी है। यहाँ तक कि कपड़े की दुकान का दुकानदार भी शोर सुनकर बाहर आया, केवल ये देखने के लिए कि जिस छोटी मालकिन ने अभी अभी उसकी दुकान से कपड़े खरीदे थे वह मुसीबत में फंस गई थी। इस तरह की घटनाएं शहर में असामान्य नहीं थीं। लोगों के ऐसे समूह थे जो इस तरह के धोखे में माहिर थे, खासतौर पर उन लोगों को निशाना बनाते थे ये जो अच्छे कपड़े पहने और धनी दिखते थे। दुकानदार ने सिर हिलाया और अपनी दुकान में वापस चला गया। वह मदद करना चाहती थी लेकिन कर नहीं सकती थी। गो किंगली की नज़र जमीन पर पड़ी महिला पर टिकी रही। वह गो किंगली की उम्र की थी, उसके चेहरे की बनावट नाजुक थी और उसने साधारण कपड़े पहने थे। हालांकि उसकी बाहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, उसका चेहरा असामान्य रूप से लाल था और उसकी सांसें अस्थिर थीं। वह साफ तौर पर तेज बुखार से पीड़ित थी। वह महिला जमीन पर पड़ी थी, उसका दाहिना हाथ उसके पेट पर दबा हुआ था। या तो उसे वहां चोट लगी है या उसे पेट में दर्द है। दर्शकों की फुसफुसाहट और उंगलियों के इशारों को नजरअंदाज करते हुए गो किंगली अपना बंडल अपने कंधे पर डालने और महिला को उठाने ही वाली थी कि शियाओ यूनजिंग आ गया। क्या हुआ? जब वह बहुत देर तक वापस नहीं आई तो शियाओ यूनजिंग चिंतित हो गया था। उसने सबसे बड़े भाई शियाओ से बैलगाड़ी देखने के लिए कहा और उसे ढूंढने चला गया। जैसे ही वह पास पहुंचा उसने देखा कि एक भीड़ उसे घिरे हुए है, उंगलियों से इशारा कर रही है और फुसफुसा रही है। उसने जल्दी से अपना रास्ता बनाया और देखा कि एक महिला जमीन पर लेटी है। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया है। उस छोटी मालकिन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जिस आदमी ने पहले बात की थी उसने शियाओ यूनजिंग से पूछा। शियाओ यूनजिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं उसका पति हूँ। तुम सही समय पर आए। तुम्हारी पत्नी ने किसी को गिरा दिया और लापरवाही से भागने की कोशिश कर रही थी। अब जब तुम यहाँ हो तो जल्दी से इस व्यक्ति को जांच के लिए डॉक्टर के पास ले जाओ। क्या तुमने उसे गिराया? गो किंगली ने सिर हिलाया। तो चलो, इसमें मत उलझो, उसने कहा। उसे दूर ले जाने वाला था। उसने देखा कि महिला ने जिस हाथ से अपना पेट दबा रखा था उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की जाली पर मोटी गांठें थीं। वह एक मार्शल आर्टिस्ट है, उसने महसूस कर। छोटी या वे गांठें लंबे समय तक हथियार पकड़ने से आती हैं। मेरी मदद करो। जमीन पर पड़ी महिला ने अचानक एक धीमी गुहार लगाई। गो किंगली का वैसे भी जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने बंडल शियाओ यूनजिंग को थमाया। इसे पकड़ो, मैं इसे चिकित्सालय ले जा रही हूँ। लेकिन तुम, हम बाद में बात करेंगे, अभी उसे बचाना ज्यादा जरूरी है, गो किंगली ने कहा और महिला को उठाया। जैसे ही उसने ऐसा किया गो किंगली को खून की तेज गंध आई। उसने माथे पर बल डाला और उस चिकित्सालय की ओर चली गई जहां उसने जिनसेंग बेचा था। शियाओ यूनजिंग के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय उसके पीछे चिकित्सालय जाने के। चिकित्सालय के डॉक्टर ने उस छोटी मालकिन को पहचान लिया जिसने अभी अभी उसे जिनसेंग बेचा था। उसे अब एक बेहोश महिला को ले जाते हुए देखकर वह जल्दी से आगे बढ़ा। छोटी मालकिन, प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर, कृपया जल्दी से उसकी जांच करें। ठीक है, उसे अंदर के कमरे में ले आओ, डॉक्टर ने गो किंगली को अंदर ले जाते हुए कहा। गो किंगली ने महिला को एक बीमार बिस्तर पर रखा जिससे डॉक्टर उसकी जांच कर सके। डॉक्टर ने जल्दी से उसकी नब्ज ली। कुछ दर्जन सांसों के बाद डॉक्टर ने कहा, छोटी मालकिन, उसके कपड़े ऊपर उठाओ और उसके पेट को देखो। गो किंगली ने सिर हिलाया। उसने महिला पर खून की गंध महसूस की थी और उसे पेट में चोट का संदेह था। डॉक्टर ने अपनी बात खत्म की और बाहर चला गया। गो किंगली ने महिला के कपड़े खोले। निश्चित रूप से उसका पेट कपड़े की पट्टियों से लपेटा हुआ था और उसमें से मवाद और खून रिस रहा था। गो किंगली ने माथे पर बल डाला।
ये संक्रमित है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बुखार है। अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो यह महिला आज का दिन नहीं निकाल पाएगी। गुकिंगली ने महिला के कपड़े फिर से ठीक किए, उसे एक रजाई से ढका और डॉक्टर से बात करने के लिए बाहर गई। डॉक्टर ने कहा, छोटी मालकिन, मुझे उसका इलाज करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन लागत काफ़ी होगी। इसके अलावा आपको यहाँ रुकना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी। गुकिंगली ने शियाओ युनजिंग की ओर देखा, जिसने आँख भरी और कहा, ली ए, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही करो। उसे नहीं पता था कि ली एर उस महिला को क्यों बचाना चाहती थी जो मुसीबत का कारण लग रही थी, लेकिन अगर ली एर ऐसा करना चाहती थी तो क्या वह सच में उसे रोक सकता था। गुकिंगली ने एक पल सोचा और कहा, क्यों न तुम और बड़े भाई बाकी सब कुछ खरीदो और उसे पहले वापस ले जाओ, फिर कल मुझे यहाँ लेने आना। बेशक उसने भी देखा था कि इस महिला में कुछ अलग था। एक चिकित्सक के रूप में वह किसी को बिना मदद के मरते हुए नहीं देख सकती थी, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने उसे मदद की गुहार लगाई थी। वह इस बात को लेकर भी बहुत उत्सुक थी कि महिला सीधे मदद के लिए इस चिकित्सालय में क्यों नहीं गई, बल्कि उसने उसे क्यों ढूंढा। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने सोचा था कि मैं अमीर थी, मेरे कपड़े निश्चित रूप से एक धनी व्यक्ति जैसे नहीं दिखते हैं। शियाओ युनजिंग ने कहा, ठीक है। फिर उसने अपनी पोशाक से 10 टाइल का चांदी का बिल निकाला और उसे दिया। गुकिंगली ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसे रखो, उसने कहा, मेरे पास चांदी है। ठीक है। शियाओ युनजिंग कुछ देर हिचकिचाया, फिर बंडल लेकर चला गया। शियाओ युनजिंग के जाने के बाद ही गुकिंगली ने 10 टाइल का चांदी का बिल निकाला और डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने फिर दवा लिखी और दवाखाना के शिष्य को उसे काढ़ा बनाने के लिए कहा। स्वाभाविक रूप से महिला की चोट की पट्टियां बदलने वाली गुकिंगली ही होगी। डॉक्टर को डर था कि उसे पता नहीं होगा कि कैसे करना है, इसलिए उसने उसे प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। गुकिंगली ने ध्यान से सुना। सुनने के बाद गुकिंगली ने अपने होंठ भींचे। घाव का इस तरह से इलाज करना, इसमें सुधार के कोई संकेत दिखने में कम से कम 10 दिन से लेकर आधा महीना लग जाएगा। उन्होंने सबसे बुनियादी कीटाणुशोधन या मवाद को निकालना भी नहीं किया है। केवल कुछ सूजन रोधी और मवाद कम करने वाला पाउडर छिड़कने से कितना भला हो सकता है। सौभाग्य से महिला की पट्टी बदलते समय वह अकेली थी। घाव का इलाज करते समय उसने आध्यात्मिक झरने के पानी का इस्तेमाल किया। उसने बाद में औषधीय काढ़े में भी कप छोटे ऊंचा आध्यात्मिक झरने का पानी मिलाया। अगर कोई जटिलता नहीं होती तो यह महिला कल सुबह तक उठ जाएगी। अध्याय 35, भूलने का नाटक। इसके बाद गुकिंगली हल्के फुल्के भोजन के लिए पास के एक रेस्तरां में चली गई। जब वह रेस्तरां से निकल रही थी तो एक ठंडी हवा चली। गुकिंगली से हट गई और महिला की देखभाल के लिए जल्दी से मेडिकल क्लिनिक लौट आए। इस बीच शाओ युनजिंग अपने सबसे बड़े भाई शाओ के साथ खरीदारी करते हुए परेशान था। वह केवल अपने बड़े भाई शाओ के सवालों का जवाब सिर हिलाकर या हाँ में हाँ मिलाकर दे रहा था। इस वजह से उनके बड़े भाई ने और सवाल पूछना छोड़ दिया। जब तक दोनों भाई घर लौटे दोपहर के 2 बज चुके थे। तीसरे, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? जब श्रीमती जियांग ने देखा कि केवल वे दोनों वापस आए हैं तो उन्होंने शाओ युनजिंग से पूछा, माँ, उसे शहर में कुछ काम है, मैं उसे बाद में लेने जाऊंगा। शाओ युनजिंग ने अपनी गठरी को कमरे में ले जाते हुए जवाब दिया। बड़े, तीसरे को क्या हुआ है? बड़ा भाई शाओ सच में नहीं जानता था कि उसके और गुकिंगली के बीच क्या हुआ था और तीसरा भाई भी कुछ नहीं बता रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता माँ। चिंता मत करो। तीसरे ने कहा कि वह उसे बाद में लेने जाएगा। जल्दी से कैलियन श्रीमती यांग का दिया हुआ नाम और दूसरों को बाहर बुलाओ ताकि सामान ले जाने में मदद मिल सके। जो कुछ भी आपने मुझे खरीदने के लिए कहा था वह सब यही है। श्रीमती जियांग ने सिर हिलाया और शाओ युनजिंग के कमरे की ओर कुछ बार देखा। गठरी रखने के बाद शाओ युनजिंग सामान ले जाने में मदद करने के लिए बाहर आया। उसने बैल को घास और पानी दिया, फिर बिना खाना खाई वह बैलगा अड़ी से वापस शहर चला गया। श्रीमती जियांग ने शाओ युनजिंग को जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया। बैलगाड़ी चलाते हुए शाओ युनजिंग उस महिला के बारे में सोचने लगा। अपने पिछले जीवन में वह इस समय तक सीमा पर पहुंच चुका होता और उसे घर की स्थिति के बारे में पता नहीं होता, लेकिन बाद में उसने अपने पिता को एक बार ये कहते हुए सुना था कि इसी समय के आसपास वास्तव में एक हत्या का प्रयास हुआ था, लेकिन वे अपने हमलावरों से लड़ने और उन्हें मारने में कामयाब रहे थे। कुछ दिन पहले ली र ने सपना देखा था कि काले कपड़े पहने हत्यारे उन्हें मारने आए थे, लेकिन अब तक कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया, फिर भी आज शहर में एक महिला हत्यारी दिखाई दी। हाँ, वह महिला एक हत्यारी थी, बस ये साफ नहीं था कि वह ली र के सामने कैसे बेहोश हो गई थी। वह ली र की हत्या करने के लिए नहीं हो सकती थी। ली र ने अपने पिछले या वर्तमान जीवन में किसी को नाराज नहीं किया था। इसके अलावा गू परिवार के उन कुछ निकम्मों में एक हत्यारे को काम पर रखने की क्षमता नहीं थी। वे खुद भी हाल ही में इतनी व्यस्त थे कि कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकते थे। शाओ युनजिंग जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, बस गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और जल्दी से ली र के पास पहुंचने के लिए उत्सुक था। दोपहर के बाद शाओ युनजिंग मेडिकल क्लिनिक पहुंचा। ओह, आप वापस आ गए श्रीमान। डॉक्टर उस युवती के पति को पहचान कर उठे और उनका अभिवादन किया। हाँ, युवती कैसी है? क्या वह उठ गई है? अभी तक नहीं, आपकी पत्नी अंदर उसकी देखभाल कर रही है, अंदर जाकर देखें। ठीक है। शाओ युनजिंग ने सिर हिलाया। गुकिंगली ने परिचित आवाज सुनी और जल्दी से बाहर आए। ये वास्तव में शाओ युनजिंग था। वह उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और कहा, बाहर बहुत ठंड है। क्या मैंने तुमसे कल आने के लिए नहीं कहा था? उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसके शब्द डांटने जैसे लग रहे थे, लेकिन उसकी नर्म लगभग कोमल आवाज गहरी चिंता से भरी थी। शाओ युनजिंग का दिल गर्म हो गया। मुझे तुम्हारी चिंता थी, उसने कहा। क्या तुमने अभी तक रात का खाना खाया है? उद्धरण चिन्ह। अभी तक नहीं। चलो अब खाना खाते हैं और एक सराय ढूंढते हैं, उसने जवाब दिया। ठीक है, चलो चलते हैं। वह सच में भूखा था। उसने सुबह घर पर केवल एक कटोरी आटे के टुकड़े का सूप खाया था और उसके बाद से एक निवाला या पानी की एक बूंद भी नहीं ली थी। उन दोनों ने डॉक्टर को बताया और फिर चले गए। वे उसी नूडल की दुकान पर वापस गए जहां गुकिंगली ने दोपहर में खाया था और दोनों ने एक एक कटोरी नूडल्स का ऑर्डर दिया। वह महिला कैसी है? शाओ युनजिंग ने अपने बड़े हाथ में उसका छोटा हाथ लेते हुए पूछा। गुकिंगली ने धीरे से जवाब दिया, उसका बुखार उतर गया है, उसे कुछ भी गंभीर नहीं है, उसे कल सुबह तक उठ जाना चाहिए। अच्छा, जब तक वह उठ जाती है हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे, उसने कहा। ठीक है, मैं जानती हूँ, उसने सहमति दी। अपने नूडल्स खत्म करने के बाद उन्होंने उसी सड़क पर एक सराय ढूंढी। उन्होंने पहले बैलगाड़ी को अस्तबल में रखा और सराय के अटेंडेंट को बैल को अच्छी तरह से खिलाने का निर्देश दिया। बाद में वे दोनों मेडिकल क्लिनिक लौट आए।
वहाँ केवल एक चिकित्सा सहायक था। डॉक्टर पहले ही घर जा चुके थे। श्रीमान, श्रीमती, डॉक्टर ने निर्देश दिया है कि मुझे आज रात क्लिनिक की देखभाल करनी चाहिए। आप वापस जाकर आराम कर सकते हैं। ये कहने के बाद चिकित्सा सहायक ने दरवाजे के तख्ते लगा दिए और ठंड से अपने हाथों को रगड़ते हुए जल्दी से अंदर के कमरे में चला गया। शाओ यूनजिंग ने कहा, ठीक है, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद युवक। चिकित्सा सहायक ने हाथ हिलाया, उन्हें जल्दी जाने का आग्रह किया ताकि वह मुख्य दरवाजा बंद कर सके। बहुत ठंड थी, हवा सीटी मार रही थी और कमरे में घुस रही थी। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जिसके पास आंतरिक ऊर्जा थी, शाओ यूनजिंग को ठंड से बिल्कुल भी डर नहीं था। उसे ये भी बहुत अजीब लगा। सिर्फ एक महीने से कुछ ज्यादा समय में उसकी मार्शल आर्ट उस शिखर पर पहुंच गई थी जो उसने अपने पिछले जीवन में हासिल किया था। ये गति बहुत अविश्वसनीय थी। इसके अलावा वू किंगली को भी ठंड से ज्यादा डर नहीं लगता था। दोनों ने सिर हिलाया और जल्दी से सराय लौट आए। सराय में वापस आकर उन्होंने एक अटेंडेंट से गर्म पानी लाने के लिए कहा। धोने के बाद वे बिस्तर पर लेट गए। अपनी प्यारी पत्नी को अपनी बाहों में लिए हुए शाओ यूनजिंग में इच्छा की एक भी झलक नहीं थी। वह भौहें सिकोड़कर बैठ गया, पूरी तरह से उलझन में था कि क्या गलत था। वू किंगली ने उसकी गहरी परेशान अभिव्यक्ति को देखा और उसकी बाहों में दुबक कर धीरे से हंस पड़ी। यही टिल्डा उसका नुस्खा काफी अच्छी तरह से काम कर रहा था, है ना? उसे केवल देखने के काबिल बना रहा था। हालांकि ये शरीर अभी भी बहुत छोटा था, बहुत जल्दी वैवाहिक संबंध बनाना उचित नहीं था। वे और 2 साल इंतजार कर सकते थे। क्या मैं बीमार हूँ? शाओ यूनजिंग ने अचानक पूछा। वह खुद कुछ सामान्य जहरों की पहचान कर सकता था और उसने खुद की जांच की थी। उसे किसी भी चीज से जहर नहीं दिया गया था। ये बहुत अजीब था। क्या बीमारी? वू किंगली ने एक खाली नजर का नाटक करते हुए पूछा। उसकी मासूम हैरान अभिव्यक्ति को देखकर शाओ यूनजिंग का मूड और भी खराब हो गया। कुछ नहीं, चलो सोते हैं, शाओ यूनजिंग ने उसके मुलायम बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा। उसने सहमति दी। अगले दिन वे जल्दी उठ गए, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे सराय के बिस्तरों के आदी नहीं थे। वे मेडिकल क्लिनिक के अलने तक इंतजार करते रहे और फिर अंदर गए। श्रीमान, श्रीमती, आप यहाँ हैं। जैसे ही चिकित्सा सहायक ने उन्हें देखा, उसने चिल्लाया, उन्हें अंदर के कमरे की ओर खींचते हुए। युवती उठ गई है, लेकिन वह थोड़ी अजीब लग रही है। जाकर देखें। उन्होंने एक दूसरे पर नजर डाली और तुरंत अंदर चले गए। बीमारी के बिस्तर पर महिला मुड़कर बैठ गई थी। उसने उन्हें सतर्कता से देखा, उसकी आंखों में बचाव की भावना भरी हुई थी। आप कौन हैं? महिला ने तेजी से पूछा। हम वे हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया। कल तुम मेरे सामने बेहोश हो गई थी और मुझसे तुम्हें बचाने के लिए कहा था। तुम्हें याद नहीं है? वू किंगली ने शांति से कहा। मुझे बचाया? महिला ने कुछ सोचते हुए बुदबुदाया। हाँ, वू किंगली ने सिर हिलाया। महिला को कुछ याद आया और उसने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। अब जब तुम लगभग ठीक हो गई हो तो तुम उन 10 चांदी के सिक्कों को लौटा सकती हो जो मैंने कल तुम्हारे इलाज के लिए दिए थे, और फिर हम घर जा सकते हैं, वू किंगली ने कहा। चांदी? महिला ने अपने कपड़ों को टटोला। मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या यह महिला मुझे मूर्ख समझती है? वह 10 चांदी के सिक्के थे। वू किंगली कल ही गरीबी से बाहर निकली थी। बिना किसी कारण के 10 चांदी के सिक्कों से ठगे जाने से उसका दिल पछतावे से दुख रहा था। फिर तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुम्हें वापस ले जा सकते हैं और तुम्हारा परिवार भुगतान कर सकता है, वू किंगली ने तुरंत पूछा, महिला की पृष्ठभूमि का भी पता लगाने के इरादे से। परिवार? मैं कौन हूँ? महिला ने उनसे पूछा, हैरान दिख रही थी। क्या तुम भूलने का नाटक कर रही हो? वू किंगली का धैर्य खो गया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसकी आवाज़ भारी हो गई। उसने दया से इस महिला की जान बचाई थी, फिर भी यह महिला उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि यह एक बड़ी राशि नहीं थी, लेकिन वह पैसा पेड़ों पर नहीं उगता था। 10 चांदी के सिक्के उनके परिवार के कई महीनों के खर्च के लिए पर्याप्त थे। मुख्य बात यह थी कि वह एक झूठे को बचाने में इसे खर्च करने को तैयार नहीं थी। मैं नहीं हूँ, महिला ने जोर देकर कहा। शाओ यूनजिंग हालांकि उसके हर कदम का निरीक्षण कर रहा था और उसे किसी भी धोखे के लक्षण नहीं मिले। वह पागलपन का नाटक या गूंगी बनने का नाटक नहीं कर रही थी। अध्याय 36, दोष लगाना। महिला ने वू किंगली के चेहरे को ध्यान से देखा। वह परिचित एहसास उसके दिल में फिर से उमड़ आया, लेकिन उसके दिमाग में केवल तब की यादें थी जब वह जागी थी और कुछ नहीं। जब उसने फिर से शाओ यूनजिंग को देखा तो उसका दिल कांप गया। उस आदमी की आभा बहुत परिचित लगी, फिर भी उसके दिल की गहराई से थोड़ा डर पैदा हुआ। वह सच में अपनी याददाश्त खो चुकी थी। कल वह बर्फ में पड़ी हुई जागी थी, उसका दिमाग खाली था, बिना किसी याद के। उसे चोट लगी थी और बुखार था। उसने उठने की कोशिश की। पास में जो कुछ शहर जैसा लग रहा था उसे देखा। जब वह मेडिकल क्लिनिक की तलाश में शहर में दाखिल हुई तो उसने वू किंगली को देखा। जिस पल उसने उसे देखा, उसके दिमाग में एक चेहरा चमक उठा जो उसके सामने वाली महिला के चेहरे से मेल खा रहा था। महिला को लगा कि ये दूसरी महिला उसके लिए किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण है, इसलिए वह उसके पास गई, लेकिन कोशिश में बेहोश हो गई। जब वह सुबह जागी तो वह सोचती रही कि वह कौन है और वह यहाँ कैसे आ गई। जब उसने वू किंगली और शाओ यूनजिंग को देखा तो उसने झट से कहा, आप कौन हैं? उसे समझ नहीं आया कि उसकी आवाज़ इतनी कठोर क्यों थी। उसे बस लगा कि उसे ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। महिला के शांत व्यवहार को देखकर शाओ यूनजिंग ने सोचा, एक हत्यारी इतनी आसानी से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करेगी। चलो चलते हैं। थोड़ी देर निरीक्षण करने के बाद शाओ यूनजिंग ने फैसला किया कि वह महिला हत्यारी से और बात नहीं करना चाहता, चाहे उसने अपनी याददाश्त तक खो दी हो या नहीं। वे जितना ज्यादा बात करेंगे उतना ही ज्यादा वे उजागर करेंगे। लेकिन हमारे चांदी के सिक्के? वू किंगली महिला के व्यवहार में कुछ भी गड़बड़ नहीं पकड़ पाए। जब उसने कल महिला की पट्टियां बदली थी तो उसने देखा था कि घाव चाकू के कट थे। उसे एहसास हुआ था कि यह महिला शायद सीधी सादी नहीं है। उसने केवल घावों पर पट्टी बांधने में मदद की थी। उसने महिला की नब्ज नहीं जांची थी या उसकी अच्छी तरह से जांच नहीं की थी, इसलिए वह सच में नहीं जानती थी कि महिला को याददाश्त की कमी थी या नहीं। लेकिन बस ऐसे ही चले जाना, वह इसे पचा नहीं पा रही थी। यह एक दोहरी हानि उठाने जैसा था। लोगों को बचाना सच में एक लाभहीन काम था। अपने पिछले और वर्तमान दोनों जीवन में यह पहली बार था जब उसने ऐसा लाभहीन लेन देन किया था। उसने चांदी के सिक्के और अपने आध्यात्मिक झरने का पानी खो दिया था। उसने मूल रूप से योजना बनाई थी कि एक बार जब महिला आज जाग जाएगी तो वह पूछेगी कि महिला उसे क्यों बचाना चाहती थी और संयोग से अपने चांदी के सिक्के वापस ले लेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। शाओ यूनजिंग ने उसका हाथ खींचा। भूल जाओ, ठीक है, वू किंगली ने अनिच्छा से कहा।
खैर, उसने खुद को सांत्वना दी, एक जीवन बचाना 7 मंजिला पगोडा बनाने से ज्यादा लायक है। उसे बस गुस्सा आ रहा था। ध तेरी, वह जानती थी कि मैंने उसे बचाया, लेकिन धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं। दोनों चले गए, चिकित्सा सहायक को अलविदा कहा और मेडिकल क्लिनिक से निकल गए। वे सराय में वापस आए, अपने कमरे से चेकआउट किया और बैलगाड़ी पर चढ़कर अपने गांव की ओर शहर से बाहर निकल गए। वाह, शाओ यूजिंग ने काउंटी टाउन छोड़ने के लगभग 2 या 3 मील बाद अचानक बैलगाड़ी को रोक दिया। क्या हुआ? गुकिंगली ने हैरान होकर पूछा। वह वापस आते समय शाओ यूजिंग के बगल में बैठी थी। शाओ यूजिंग ने भौहें सिकोड़ी, पीछे देखते हुए। गुकिंगली ने उसकी नज़र का पीछा किया। वह क्यों है? गुकिंगली ने सोचा, क्या वह लड़खड़ाती हुई महिला हमारे पीछे वही नहीं है जो पहले थी? हमारे पीछे आने का उसका क्या मतलब है? उन्हें रुकते देखकर महिला ने जल्दी से पकड़ लिया। वह गुकिंगली के बगल में पहुंची, उसका चेहरा कुछ पीला था और उसने जोड़े को शर्मिंदगी से देखा। बहन, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। तो क्या मैं अस्थायी रूप से आपके साथ रह सकती हूँ? अस्थायी रूप से? गुकिंगली ने व्यंग्य किया। यह महिला सच में उनसे चिपकने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह से तुम ये कहती हो, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी कुछ देनदार हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई और अब सिर्फ इसलिए कि तुम कहती हो कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, हमें तुम्हें रखना होगा। तुम्हें लगता होगा कि तुम कोई महारानी हो। माफ करना, लेकिन हमारा साधारण मंदिर तुम्हारे जैसी महान बुद्ध को नहीं रख सकता। चलो चलते हैं, उसने शाओ यूजिंग की ओर मुड़कर कहा। शाओ यूजिंग ने सिर हिलाया और चाबुक मारी। बैलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। अप्रत्याशित रूप से महिला फ्लैटबैक गाड़ी के पिछले हिस्से पर कूद गई। महिला नहीं जानती थी क्यों, लेकिन उसे लगा कि जिसने उसे बचाया था वह बहुत महत्वपूर्ण थी। चूंकि वह महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसे निश्चित रूप से उसका पीछा करना था। शाओ यूजिंग ने फिर से सड़क के किनारे बैलगाड़ी को रोक दिया। वह और गुकिंगली नीचे उतर गए, फ्लैटबैक गाड़ी के दोनों ओर खड़े होकर महिला को देख रहे थे। महिला ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, बहन चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारा पीछा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करूंगी। गुकिंगली सच में गुस्सा हो गई थी। उसने झट से कहा, मुझे तुम पर क्यों विश्वास करना चाहिए? महिला ने अपनी आंखें खोलीं। उसने इस नाजुक सुंदर महिला को देखा जिसका स्वभाव एक एकांत ऑर्किड जैसा था और जिसकी आवाज़ नर्म और मीठी थी। वह बहुत परिचित लगी, लेकिन उसे याद नहीं था कि यह व्यक्ति कौन था, बस इतना कि वह बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। उसने ईमानदारी से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, और इससे हमें तुम पर विश्वास करना चाहिए। ये बहुत हास्यास्पद है, गुकिंगली ने सोचा। गुकिंगली और शाओ यूजिंग ने एक दूसरे पर नजर डाली। दोनों बहुत हैरान थे। मूल मालकिन ने अपना पूरा जीवन गांव में बिताया था, काम के अलावा कुछ नहीं किया। वह कभी भी 4 दरवाजों से बाहर नहीं निकली थी और यह पहली बार था जब वह काउंटी टाउन में थी। वह एक ऐसी महिला के साथ कब शामिल हो सकती थी जो मार्शल आर्ट जानती थी? और शाओ यूजिंग अपनी यादों को खोजते हुए, इस महिला के बारे में भी कुछ नहीं मिला। तुम्हें सच में कोई यादें नहीं हैं? तो क्या तुम अपना नाम जानती हो? गुकिंगली ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। मुझे सच में कोई यादें नहीं हैं, मुझे अपना नाम भी नहीं पता। गुकिंगली को पूछने पर थोड़ा मूर्खतापूर्ण महसूस हुआ। अगर उसने याददाश्त की कमी का दावा किया तो बेशक वह कहेगी कि उसे याद नहीं है। यह महिला एक समस्या है। क्या हम सच में उसे वापस ले जाने वाले हैं? गुकिंगली की आंखें घूम रही थीं। ये कैसा रहेगा? उसने सुझाव दिया, हम तुम्हें कुछ चांदी के सिक्के देते हैं और तुम खुद रहने के लिए एक जगह ढूंढ सकती हो, या प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे तुम्हारा पीछा करना है। महिला ने फिर से सिर हिलाया, दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हुए। वह गुकिंगली का पीछा करने पर अड़ी थी। गुकिंगली ने शाओ यूजिंग की ओर देखा। यह अजीब है, यह महिला मुझ पर चिपके रहने पर क्यों जोर दे रही है? अगर वह शाओ यूजिंग के पीछे होती तो उसने उस खुरदरे दिखने वाले आदमी पर एक नज़र भी नहीं डाली है। सच में अजीब। शाओ यूजिंग ने गुकिंगली की ओर सिर हिलाया। अगर वह पीछा करना चाहती है तो उसे करने दो। फिलहाल ऐसा लगता है कि वह ली र के पीछे है। मैं देखूंगा कि यह महिला सच में क्या कर रही है। मेरी निगरानी में उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होगा। चलो पहले वापस चलते हैं। इस ठंडे मौसम में बाहर रहना कोई समाधान नहीं था। बैलगाड़ी खींचने वाला बैल बेचैनी से सूंघ रहा था। गाड़ी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ी। इस बार गुकिंगली महिला के साथ पीछे फ्लैटबैक गाड़ी पर बैठी थी। गुकिंगली ने महिला को देखा जिसका अभी भी कोई भाव नहीं था और कहा, तुम्हारे पास कोई नाम नहीं है, क्या मैं तुम्हें एक दे सकती हूँ? महिला ने जवाब दिया, ठीक है। क्या तुम हमेशा इतनी भावहीन रहती हो? गुकिंगली ने पूछा। वह सच में महिला के चेहरे को छूकर देखना चाहती थी कि क्या उसने कोई इंसान की त्वचा का नकाब या कुछ और पहना हुआ था। कल जब वह बेहोश हुई थी तो दर्द भरी अभिव्यक्ति के अलावा वह तब से पूरी तरह से खाली चेहरे वाली थी। क्या भाव? महिला ने पूछा। ठीक है, अब से मैं तुम्हें वुकिंग बुलाऊंगी। वुकिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम मुझे अब से शियाओली बुला सकती हो। वुकिंग ने जवाब दिया। ठीक है। तुम्हारी चोटें कैसी हैं? वुकिंग ने कहा, वे ठीक हैं। गुकिंगली अवाक थी। क्या ये व्यक्ति लोहे का बना है? बैलगाड़ी धीरे धीरे शाओ परिवार के आंगन में घुस गई, ठीक उसी समय जब परिवार खाने के लिए बैठा था। अध्याय 37, सच का खुलासा। तीसरे, तुम वापस आ गए। गाड़ी को सुरक्षित करो और जल्दी से खाने आओ। हाँ, ये कौन है? जैसे ही श्रीमती जियांग ने गाड़ी की आवाज़ सुनी, वह बाहर आई और एक और लड़की को देखा। माँ, हम बाद में बात करेंगे, पहले खाना खाते हैं। शाओ यूजिंग ने जल्दी से बैल को बांधा और श्रीमती जियांग को बताया, फिर गुकिंगली को मुख्य हॉल की ओर ले गया। वुकिंग भी उनके पीछे मुख्य हॉल में चली गई, खुद के लिए एक कटोरा लेकर खाना परोसने लगी जैसे वह अपने ही घर में हो। पूरे परिवार की आंखें उसके पीछे पीछे थीं। ये लड़की गुकिंगली उत्सुक थी कि वुकिंग किस तरह के माहौल में पली बड़ी थी जो इतने सारे लोगों के घर में बिना अभिवादन किए इतनी शांति से अनदेखा कर सकती थी। परिवार ने अपना अजीब सा दिन खत्म किया। जैसे ही खाना खत्म हुआ, श्री शाओ ने तीनों भाइयों को दूर बुलाया। श्रीमती जियांग ने श्रीमती यान को बर्तन धोने का काम सौंपा, जबकि श्रीमती वांग ने वुकिंग के लिए भंडारण कक्ष को साफ किया, यह अनुमान लगाते हुए कि लड़की शायद रहने वाली थी। इन व्यवस्थाओं के बाद श्रीमती जियांग ने वुकिंग को मुख्य हॉल में इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह और गुकिंगली के कमरे में लौट आए। तीसरी छोटी बहू, इस लड़की का क्या मामला है? श्रीमती जियांग बैठ गईं और सीधे गुकिंगली से पूछा। गुकिंगली ने कुछ भी नहीं छिपाया और संक्षेप में स्थिति को समझाया। आखिर में उसने कहा, माँ, मैं सच में उसे नहीं जानती।
श्रीमती जियांग ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि गो किंगली किस तरह की व्यक्ति थी, लेकिन ये लड़की इतनी इनएक्सप्लिकेबली गो किंगली के पीछे क्यों आती? क्या ये हो सकता है कि उसे उस आदमी ने भेजा था जिसने उसे पहले धमकाया था? इस पर श्रीमती जियांग की कल्पना जंगली हो गई। उसने इस संभावना के बारे में तीसरे से बात करने के लिए समय निकालने का संकल्प लिया। श्रीमती जियांग गो किंगली के साथ थोड़ी देर और रुकी, फिर अपने बेटे को खोजने के लिए चली गईं। इस समय श्री शाओ ने अपने सामने अपने 3 बेटों को देखा। उसने आखिरकार कहा, हाल ही में अतिरिक्त सतर्क रहें और घर में हर किसी पर कड़ी नजर रखें। तीनों शाओ यूनजिंग भाइयों ने सिर हिलाया और बाहर चले गए। तीसरे, एक पल के लिए यहाँ आओ, माँ को तुमसे कुछ कहना है। श्रीमती जियांग पास आते हुए अपने 3 बेटों को बाहर आते देखा और शाओ यूनजिंग को घर के पीछे खींच लिया। माँ, ऐसा क्या महत्वपूर्ण है कि आपको इसे यहाँ कहना है, इतने रहस्यमय तरीके से? वह हैरान था कि माँ इतनी गुप्त क्यों हो रही है। श्रीमती जियांग ने अपने बेटे के सिर पर थपथपाया और कहा, माँ उस लड़की के बारे में सोच रही है जो कहीं से भी आ गई है। क्या वह उस आदमी द्वारा भेजी गई कोई हो सकती है? तुम जानते हो, उस आदमी ने शियाओली को खोजने के लिए। शाओ यूनजिंग ने अपनी माँ को आश्चर्य से देखा। माँ इतनी चतुर कैसे हो सकती हैं? अगर मैं सच में वह आदमी नहीं होता तो मैं भी उन पर विश्वास कर लेता। जब श्रीमती जियांग ने उसकी हैरान अभिव्यक्ति देखी तो उसने सोचा कि उसके बेटे ने भी उस पर विश्वास कर लिया है। लेकिन फिर शाओ यूनजिंग झुक गया और उसके कान में कुछ वाक्य फुसफुसाए। क्या तुम गंभीर हो? श्रीमती जियांग अविश्वसनीय थी। उन्होंने उससे पहले पूछा था और उसने इनकार कर दिया था। अब वह अचानक ये मान रहा था कि वह आदमी था। वह छोटा बदमाश। शाओ यूनजिंग ने चुपचाप सिर हिलाया। तुम बदमाश? क्या ली रह जानती है? श्रीमती जियांग ने अपने बेटे की छाती पर मुक्का मारा। ऐसी अच्छी लड़की और उसकी प्रतिष्ठा लगभग बर्बाद हो गई थी। यह अच्छा है कि उसने उससे शादी कर ली। श्रीमती जियांग ने अपने बेटे को घूरा। शुक्र है कि मैंने उसके साथ कुछ भी बहुत भयानक नहीं किया है, अन्यथा मैं अपनी तीसरी बहू का सामना कैसे कर पाती? यह उलझा हुआ लड़का। माँ, क्या तुम थोड़ी और कोमल नहीं हो सकती थी? ली रखो, हमारी शादी की रात को पता चला। शाओ यूनजिंग ने अपनी छाती को रगड़ा। उसकी माँ का मुक्का सरप्राइजिंगली जोरदार था। तुम चाहते हो कि मैं कोमल रहूं? अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो वह तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। श्रीमती जियांग ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। इसने मुझे जाकर शाओ पूर्वजों से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। हे। शाओ यूनजिंग ने शर्मिंदगी से हंसते हुए अपना सिर रगड़ा और अपनी बाह में उसकी बाह डालकर श्रीमती जियांग को वापस घर की ओर ले गया। हमें उस लड़की से कैसे निपटना चाहिए? श्रीमती जियांग ने फिर से चिंता से पूछा। उसे फिलहाल रहने दो, हम उसे निगरानी में रखेंगे और देखेंगे कि उसके इरादे क्या हैं। एक बार जब हमें पता चल जाएगा तो उससे निपटना बहुत देर नहीं होगी। जब शाओ यूनजिंग ने इस बारे में बात की तो उसके सुंदर चेहरे पर सामान्य वार्मथ गायब हो गई। उसकी जगह एक दुर्लभ ठंडक आ गई। माँ और बेटे के अलग होने के बाद शाओ यूनजिंग अपने कमरे में लौट आया और गो किंगली को पिछले दिन की गठरी खोलते हुए देखा। तुमने क्या खरीदा? शाओ यूनजिंग के चेहरे पर उसका सामान्य रगड़ एक्सप्रेशन फिर से आ गया जब उसने गो किंगली से धीरे से पूछा। कपड़े। श्रीमती जियांग के यहाँ होने पर वह उनके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। गो किंगली ने कपड़े निकाले और श्री शाओ और श्रीमती जियांग के लिए सेट शाओ यूनजिंग को सौंप दिए। ये पिताजी और माँ को दे दो। शाओ यूनजिंग ने देखा कि उसके माता पिता के कपड़ों के अलावा शेष 3 सेट सभी उसके लिए थे। उसने भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुमने अपने लिए कोई नहीं लिया? मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर तुम्हारे पास केवल वे 2 सेट हैं जो तुम हमेशा पहनते हो, गो किंगली ने लापरवाही से कहा। मैं नए साल के बाद ही 16 साल की हो जाऊंगी और मैं अभी भी बढ़ रही हूँ। अभी बहुत सा रे कपड़े खरीदना बाद में सिर्फ एक बर्बादी होगी। तुम अद्भुत हो, ली रख। मैं कल शहर जाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगा। शाओ यूनजिंग ने कपड़े नीचे रखे और गो किंगली को गले लगा लिया। वह मुझे और भी बेहतर ढंग से ट्रीट कर रही है, उसने सोचा। उसका दिल गर्म हो गया। जैसे ही उसने उसकी अनोखी मीठी खुशबू सांस ली, उसका दिमाग एक पल के लिए हिल गया। लेकिन उसके नाजुक फ्रेम को पकड़े हुए उसने बहुत जोरदार होने की हिम्मत नहीं की। जरूरत नहीं है, मेरे पास कई सेट कपड़े हैं और वे नए हैं। जब मैं बढ़ना बंद कर दूंगी तो मैं और ले सकती हूँ, उसने कहा। ठीक है। शाओ यूनजिंग का दिल नर्म हो गया। उसने धीरे से उसके बालों को पीछे किया, उसके माथे पर चूमा, फिर उसे छोड़ दिया और कपड़े लेकर अपने माता पिता के कमरे में चला गया। पिताजी और माँ भी उन कपड़ों को पहनकर खुश रहे जो उनकी बहू ने उनके लिए खरीदे हैं। उनके परिवार का फाइनेंशियल स्टंट था। वे हर कुछ सालों में ही नए कपड़े बनाते थे और तब भी उन्हें कपड़े खरीदने पड़ते थे और उन्हें खुद सिलना पड़ता था। यहाँ आने के बाद ये पहली बार था जब उसके माता पिता और उसने स्टोर से खरीदे गए तैयार कपड़े पहने थे। उसकी अपनी चमकदार लाल शादी की पोशाक ही एकमात्र अपवाद थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली र उनके लिए खरीदेगी और खुद के लिए नहीं। मेरी ली र सच में अद्भुत है। गो किंगली के बारे में सोचते हुए शाओ यूनजिंग की अभिव्यक्ति टेंडरनेस से भर गई। भविष्य में मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए और ली र के लिए उसकी सभी पसंदीदा चीजें खरीदनी चाहिए। और मुझे पिताजी और माँ के लिए भी एक अच्छा ब्यूटीफुल बेटा बनना चाहिए। प्रसिद्धि, भाग्य और स्टेटस सभी सिर्फ गुजरने वाले बादल हैं। वे इन सरल साधारण दिनों में मिली खुशी की तुलना नहीं कर सकते। गो किंगली ने जॉयफुल शाओ यूनजिंग को जाते हुए देखा। वह बता सकती थी कि वह श्री शाओ और श्रीमती जियांग के लिए कपड़े खरीदने के बारे में बहुत खुश था। दोनों बुजुर्ग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, इसलिए उसे उनकी दया का बदला चुकाने में कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वह परिवार में हर किसी के लिए कपड़ों का एक नया सेट खरीदना चाहती थी, लेकिन वह बहुत महंगा होता और यह भी उजागर करता कि उसके पास चांदी की एक महत्वपूर्ण राशि थी। उसने अभी अभी परिवार में शादी की थी और उसके नेटिव फैमिली की परिस्थितियों को देखते हुए अगर वह तुरंत लाविशली खर्च करना शुरू कर देती तो लोग इनेविटेबली सवाल करते कि चांदी कहाँ से आए। वह आलोचना या संदेह को आमंत्रित नहीं करना चाहती थी। गो किंगली ने शाओ यूनजिंग के कपड़े रखे, फिर मुख्य हॉल में गई और वुकिंग को बुलाया जो अभी भी डे ड्रीमिंग कर रही थी। उसने उसे उस कमरे में ले गई जो श्रीमती वांग ने तैयार किया था। बिस्तर लकड़ी के तख्तों का एक साधारण निर्माण था जिसके ऊपर भूसा था। भूसे पर एक फटा हुआ रजाई बिछा था जिसके ऊपर एक सन की चादर और एक और पुरानी रजाई बिछी थी। ये सोने के लिए काफी था। तुम पहले आराम करो, मैं कल तुम्हारे घावों की जांच करूंगी। ठीक है शियाओली, धन्यवाद। तो तुम्हें आखिरकार धन्यवाद कहना आता है। क्या तुम्हारे सिर में दर्द है? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? गो किंगली, जो लगभग बाहर निकल चुकी थी, वापस मुड़कर पूछने लगी।
वुकिंग ने अपने सिर को छुआ। जब उसकी उंगलियां उसके सिर के पीछे से गुजरी तो उसने भौहें सिकुड़ी। वुकिंगली ने पूछा, क्या ये घायल है? नहीं, यह एक बम है। ये थोड़ा दर्द करता है, मुझे महसूस करने दो। अध्याय 38 उपचार। वुकिंग ने सिर हिलाया और अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा वुकिंगली की तरफ कर दिया। वुकिंगली ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और सच में वहां एक नर्म सी गांठ थी जो अंडे से थोड़ी छोटी थी। ये गांठ पहले से ही ठीक होने लगी थी। वुकिंगली ने अपने अनुभव के आधार पर यह माना कि वुकिंग को सच में भूलने की बीमारी हुई हो सकती है। ये सिर में चोट लगने के कारण दिमाग में हुए अंदरूनी रक्तस्राव की वजह से हो सकता है, जहां रक्तकुल हीमेटोमा खोपड़ी की नसों पर दबाव डाल रहा था, जिससे उसकी याददाश्त चली गई थी। वुकिंगली के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वह इसे चांदी की सुइयों से एक्यूपंक्चर करके और वुकिंग को कुछ समय के लिए आध्यात्मिक झरने का पानी पिलाकर ठीक कर सकती थी। लेकिन वह अपने चिकित्सा ज्ञान को उजागर नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे शाओ परिवार को बताए बिना चुपके से एक्यूपंक्चर करना था। वुकिंग, क्या तुम अपना अतीत याद करना चाहती हो? वुकिंग ने सिर हिलाया। वुकिंगली थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वुकिंग ने फिर से सिर हिलाया। उसका अवचेतन सबकॉन्शियस मन उस पर भरोसा करता हुआ लग रहा था। वुकिंगली ने बिना किसी भाव के वुकिंग की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तों पर सहमत होना होगा, वरना मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी। वुकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। कोई भी बिना यादों के नहीं रहना चाहता था। उसे लगा कि उसे कोई बहुत जरूरी काम करना है। चलिए, उसे अपनी याददाश्त वापस पानी ही होगी। ठीक है, सुनो, अपनी याददाश्त वापस आने के बाद तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे परिवार को नुकसान पहुंचे, और तुम्हें हमारा घर भी छोड़ना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। वुकिंग ने कहा, मैं कर सकती हूँ। वुकिंगली ने सिर हिलाया। वह सिर्फ वुकिंग पर भरोसा करने का ही विकल्प चुन सकती थी। आखिरकार वह उसे शाओ परिवार के घर में हमेशा के लिए नहीं रख सकती थी, जहां वह बिना कुछ किए बस रह रही हो। ठीक है, थोड़ी देर आराम करो, रात के खाने के बाद मुझसे मिलने आना। ये कहकर वुकिंगली कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे में वापस चली गई। शाओ परिवार के पास 2 गोदाम थे, एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। वुकिंग जिस कमरे में ठहरी थी वह पूरबी पंथ के बिल्कुल आखिर में था। श्रीमती जियांग ने वुकिंग को वहां रहने के लिए इसलिए कहा था ताकि वह उसे बाकी सभी से दूर रख सकें। इस बीच श्रीमती जियांग वुकिंगली द्वारा खरीदे गए कपड़े देखकर बहुत खुश थीं। उन्होंने कपड़े को अपने ऊपर रखकर खुशी खुशी पूछा, मेरे प्रिय, क्या ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। श्री शाओ ने उनकी ओर देखा, फिर बिस्तर पर पड़े अपने कपड़ों की ओर देखा और कहा, अच्छे लग रहे हैं, बस बड़े और मंझले परिवारों के सामने इन्हें मत दिखाना। श्रीमती जियांग ने मुंह बना लिया। बूढ़े व्यक्ति ने बेपरवाही से जवाब दिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी सिर हिलाया। मुझे पता है। वुकिंगली की स्थिति के बारे में सोचकर श्रीमती जियांग ने कपड़े नीचे रखे, श्री शाओ के पास बैठी और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। ये सुनकर श्री शाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। उस शरारती बच्चे ने परिवार से यह बात छुपाई थी। उद्धरण चिन्ह। हम, तुम सही कह रहे हो। ये तो अच्छा हुआ कि हमने कभी कुछ ज्यादा नहीं किया। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तीसरे का स्वभाव बिल्कुल उसके जैसा है? श्रीमती जियांग ने फुसफुसाते हुए कहा। श्री शाओ ने श्रीमती जियांग को घूर कर देखा। ये बात फिर कभी मत उठाना, वह शाओ परिवार का बेटा है। श्रीमती जियांग उनसे डरी नहीं। अगर वह सच में उन्हें शाओ परिवार का बेटा नहीं मानती तो वह पहले शाओ परिवार के पूर्वजों के सामने माफी मांगने क्यों जाती? लेकिन उन्होंने चिंता से कहा, हम इतने सालों से छिपा रहे हैं, क्या हमें अपनी पूरी जिंदगी छिपाना पड़ेगा? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम उसके निर्देशों को भूल गई हो? श्री शाओ ने गंभीरता से कहा। मैं कैसे भूल सकती हूँ? बस ये दुख की बात है कि तीसरे को अपनी पूरी जिंदगी एक साधारण इंसान की तरह जीना पड़ेगा। साधारण जीवन में क्या खराबी है? यह मत भूलो, वह जगह लोगों को पूरा निगल जाती है, हड्डियां तक नहीं छोड़ती। श्री शाओ अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खिड़की के सामने खड़े हो गए। उनकी सीधी खड़ी आकृति अब थोड़ी झुकी हुई थी। उन्हें इस तरह देखकर उनका दिल दुख गया। श्रीमती जियांग उनके पास गईं, उनकी पीठ थपथपाए और उन पर एक बड़ा सा चोगा क्लोक डाल द छोटी या ये चोगा उस व्यक्ति से तोहफे में मिला था। श्रीमती जियांग ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। फिर वह बाहर गई ताकि ये देख सके कि उनकी 2 बहुओं ने रात का खाना तैयार कर लिया है या नहीं। जब वुकिंगली अपने कमरे में वापस आई, शाओ युनजिंग वहां नहीं थे। वह शायद दाशुंग और शियाओशुंग को कुछ नया सिखा रहे थे। वह कौन बिस्तर पर बैठ गईं, ये सोचकर कि वह वुकिंग को रोज एक्यूपंक्चर देने के लिए क्या बहाना बना सकती हैं। एक बार जब वुकिंग ठीक हो जाए तो उसे जल्द से जल्द वहां से चले जाना चाहिए। रात के खाने के बाद वुकिंगली ने वुकिंग के लिए कपड़े लाने का बहाना बनाया। लिए, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, शाओ युनजिंग ने लालटेन उठाते हुए कहा। जरूरत नहीं है, मुझे बाद में उसके घाव की जांच करनी है। तुम्हारे लिए एक आदमी के तौर पर वहां रहना ठीक नहीं होगा। चिकित्सालय में डॉक्टर ने हमेशा मुझे ही उसके घावों पर पट्टी बांधने के लिए कहा था। वुकिंगली ने शाओ युनजिंग के हाथ से लालटेन लेते हुए और एक शरारती मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखते हुए कहा। शाओ युनजिंग ने अजीब तरह से सिर हिलाया। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी शालीनता बनाए रखने के लिए पता था। उनका वहां जाने का क्या काम था? अगर वह जाते तो उनकी पत्नी उन्हें जरूर जिंदा चीर देती। वुकिंगली ने पूरे दोपहर इस बारे में सोचा था और यह सबसे अच्छा बहाना था। इस तरह शाओ युनजिंग भविष्य में उनके पीछे नहीं आते। उन्होंने कपड़े और लालटेन उठाए और बाहर चली गईं। वुकिंग के कपड़ों को सच में बदलने की जरूरत थी। उसका शरीर वुकिंगली जैसा ही था, इसलिए वुकिंगली उसके लिए अपने कपड़ों का एक सेट ले आईं। जब वुकिंगली पहुंची तो वुकिंग बिस्तर पर बैठी हुई थी, खोई हुई सी थी। वुकिंगली को देखकर वह तुरंत खड़ी हो गई और उनसे कपड़े और लालटेन ले ली। फिर वुकिंगली ने दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ रात में बिना गर्म खून के थोड़ी ठंड होती है, क्या मैं एक चूल्हा ले आऊं? वुकिंग ने जवाब दिया, ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में इन कपड़ों को पहन लेना। वुकिंगली ने लाए हुए कपड़ों की ओर इशारा करते हुए फिर वुकिंग द्वारा पहने हुए कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके अभी के कपड़े सूखे तो थे लेकिन बहुत गंदे थे। वुकिंग ने सिर हिलाया। लेट जाओ, मुझे तुम्हारे घाव को देखने दो। वुकिंग तुरंत बिस्तर पर लेट गई। वुकिंगली ने लालटेन टांग दी और वुकिंग के कपड़ों की गांठ खोलना शुरू कर दिया। कल चिकित्सालय में डॉक्टर ने भी मुझे ही तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधने के लिए कहा था। ओह, वुकिंग ने बस हाँ में जवाब दिया। अवचेतन रूप से उसे लगा कि उसे वुकिंगली पर भरोसा करना चाहिए, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया और न ही कोई सावधानी बरती। वुकिंगली ने कपड़े की पट्टियां खोली और घाव को ढकने वाली जाली को हटा दिया। जांच करने पर उन्होंने देखा कि अब उसमें से मवाद नहीं आ रहा था।
यह उनकी उम्मीद के मुताबिक था, वरना उनका आध्यात्मिक झरने का पानी बेकार चला जाता। वुकिंग ली को यह नहीं पता था कि आध्यात्मिक झरने का पानी योद्धाओं के लिए कितना फायदेमंद था। अगर उन्हें पता होता तो वह वुकिंग को इतना ज्यादा नहीं देती। एक पल का फायदा उठाकर जब वुकिंग का ध्यान नहीं था, उन्होंने अपनी एक झटके से एक छोटी सी दवा की शीशी निकाली। उन्होंने तेजी से अपने बनाए हुए औषधीय पाव डर को घाव पर छिड़का और फिर उस पर पट्टी बांध दी। वुकिंग को खुद कपड़े पहनने देने के बाद वुकिंग ली ने उसे सीधा बैठने के लिए कहा। उन्होंने अपनी आस्तीन से पहले से तैयार की हुई चांदी की सुइयां निकाली और तेजी से उन्हें वुकिंग के सिर पर कई एक्यूपंक्चर बिंदुओं में डाल दिया। हिलो मत, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, सभी सुइयां डालने के बाद वुकिंग ली ने फुसफुसाया। वुकिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप रही। वुकिंग ली ने धीरे धीरे हर चांदी की सुई को घुमाया और सही समय होने पर ही उन्हें निकाला। वुकिंग ली ने राहत की सांस ली। इस तरह चुपके से काम करना सच में घुटन भरा है। मुझे शाओ यूनजिंग को ये बताने का मौका ढूंढना होगा कि मुझे कुछ चिकित्सा कौशल आते हैं। पहले उन चिकित्सा किताबों को पढ़कर जो आधार तैयार किया गया था वह काफी होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं पहले वापस जा रही हूँ। ठीक है, धन्यवाद शियाओली, वुकिंग ने सिर हिलाया। अभी जब चांदी की सुइयां डाली गईं तो मेरे दिमाग में एक पल के लिए साफ महसूस हुआ, जैसे कुछ सामने आने की कोशिश कर रहा हो। वुकिंग ली ने बिस्तर के पैर में पड़े कपड़ों की ओर इशारा किया, फिर लालटेन उठाई, दरवाजा खोला और बाहर चली गईं। जब वुकिंग ली बाहर निकली, उन्होंने देखा कि शाओ यूनजिंग आंगन में उनका इंतजार कर रहे थे। इतनी देर क्यों लगी? उद्धरण चिन्ह। उसका घाव थोड़ा चिपक गया था। इतनी ठंड है, तुम यहाँ बाहर खड़े होकर ठंड से जम नहीं रहे हो क्या? शाओ यूनजिंग ने उनके हाथ से लालटेन ली और गर्मजोशी से कहा, नहीं, ठंड नहीं लग रही। मैं कल शहर जाकर उसके लिए कुछ दवाइयाँ लाऊंगा। ठीक है। वुकिंग ली ने उनका हाथ पकड़ा और वे वापस अपने कमरे में चले गए। उन दोनों ने जल्दी से हाथ मुंह धोया और बिस्तर में चले गए। अध्याय 39, ठीक होना। अगले कुछ दिनों तक वुकिंग ली हर रात वुकिंग का एक्यूपंक्चर करती रही और उसके औषधीय सूप में आध्यात्मिक झरने का पानी मिलाती रही। इसके परिणामस्वरूप वुकिंग के घाव आश्चर्यजनक गति से ठीक होने लगे। उस शाम वुकिंग ली ने चांदी की सुइयां हटा दी। वुकिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने वुकिंग ली को देखा जो अपनी चीजें पैक कर रही थी, उसकी आंखों में एक चमक सी कौंध गई। यह अभी भी बहुत पतली है, वुकिंग ने सोचा, और इसने मेरी जान फिर से बचाई। लेकिन मेरी यादों में जो महिला है उसे तो चिकित्सा का ज्ञान नहीं हो सकता। क्या ये वही हो सकती है? वुकिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, मेरा नाम जुए किंग है और मैं एक हत्यारी हूँ। 1 महीने पहले सीक्रेट सेक्ट को उसी इंसान की हत्या का मिशन मिला था जिसने 2 साल पहले मेरी जान बचाई थी। वुकिंग ली। मैं चौंक गई थी। क्या मेरी उपकार करने वाली एक किसान की बेटी नहीं थी? कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? मिशन में 2 लोग चाहिए थे और मैं उनमें से एक थी। मैं और मेरा साथी मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य के करीब आते गए, मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ती गई। 2 साल पहले मैं भी एक मिशन पर थी। हालांकि मैंने उसे पूरा कर लिया था, लेकिन मैं बुरी तरह घायल हो गई थी और पहाड़ों में भाग गई थी। वहाँ मैं वुकिंग ली से मिली जो कुछ खोज रही थी और मुझे एक गुफा में ले गई। उसके बाद वह हर दिन मेरे लिए खाना और दवा लाती थी। मुझे ठीक होने में पूरा 1 महीना लगा। जब मैंने वुकिंग ली की जान बचाने की उस दयालुता के बारे में सोचा तो मुझे पता था कि मैं उसे नहीं मार सकती। एक हत्यारी होने के बावजूद मैं अपनी उपकार करने वाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। जब हम अपने गंतव्य के करीब थे तो मैंने एक कठोर फैसला लिया और अपने साथी पर तब हमला किया जब वह ध्यान नहीं दे रहा था। दुर्भाग्य से उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी और भाग निकला। उसके भागने के बाद मैं घबराहट में वेश बदलकर किंगहे काउंटी शहर में छिप गई, सीक्रेट सेक्ट के पीछा करने का इंतजार कर रही थी। लेकिन सीक्रेट सेक्ट नहीं आया। इसके बजाय मेरा भागा हुआ साथी वापस आ गया। वह सेक्ट में वापस नहीं गया था, उसने अपने घाव ठीक किए थे और मुझसे बदला लेने आया था। इसलिए हम भयंकर लड़ाई में उलझ गए। अंत में मैं उसे मारने में कामयाब रही, लेकिन मरते समय उसने मुझे एक चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। जब मैं उठी तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। जुए किंग ने वुकिंग ली को देखा जिसने अपनी चीजें पैक कर ली थीं। अब वह अपना असली चेहरा दिखा रही है तो वह मुझे पहचानती क्यों नहीं? पिछले 2 सालों में मेरी शक्ल ज्यादा नहीं बदली है ना? उद्धरण। जुए किंग की आंखों में चमक आए। हमारी स्थिति अभी बहुत खतरनाक है। क्या मुझे उसे सच बताना चाहिए या यहीं रहकर उसकी रक्षा करनी चाहिए? सीक्रेट सेक्ट का कोई भी मिशन कभी विफल नहीं हुआ है। भले ही मैंने अपने साथी को मार दिया हो और भले ही मैं लंबे समय तक वापस न जाऊं, संगठन बस किसी और को भेज देगा। 1 महीना बड़ी बीत चुका है। संगठन को अब तक यह महसूस हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। कोई क्यों नहीं आया और मैंने संगठन को धोखा दिया है। वे एक धोखेबाज को बख्शेंगे नहीं। मैं क्या करूं? जुए किंग के दिमाग में ये विचार तेजी से दौड़ रहे थे और वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। लेकिन मैं चाहे कितनी भी उलझन में क्यों न बड़े मुझे ये पता लगाना होगा कि इस वुकिंग ली के साथ क्या हो रहा है। वुकिंग ली ने अपनी पैकिंग खत्म की और जाने की तैयारी की। लगातार 7 दिनों के इलाज के बाद वुकिंग को अगले 1 या 2 दिन में अपनी याददाश्त वापस मिल जानी चाहिए, उसने सोचा। वुकिंग, मैं जा रही हूँ। तुम ठीक हो गई? वुकिंग ली मुड़ी और जुए किंग का चेहरा देखा जिस पर चिंता और संघर्ष के भाव मिले हुए थे। हाँ, जुए किंग ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर उसका सामान्य ठंडापन वापस आ गया था। तो तुम? वुकिंग ली ने पूछा। जुए किंग ने एक स्टूल की ओर इशारा किया। वुकिंग ली को बैठने के लिए कहा। तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? वुकिंग ली ने मेज पर रखे स्टूल पर बैठते हुए पूछा। जुए किंग ने सिर हिलाया। उसकी नजर वुकिंग ली के परिचित लेकिन अब निडर चेहरे पर टिकी हुई थी। पहले वह बहुत डरपोक थी, हमेशा सतर्क रहती थी। अब वह मेरे सामने जो शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई इंसान है उससे बिल्कुल अलग है। तुम्हें याद नहीं है? जुए किंग ने पूछा। क्या याद नहीं है? वुकिंग ली ने पलटकर पूछा। वुकिंग किक नहीं। जुए किंग के शब्दों से ऐसा लगता है कि मूल होस्ट को उसे जानना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी कोई यादें नहीं हैं। मैं जुए किंग हूँ, उसने कहा। यह मेरा कोड नेम है। सीक्रेट सेक्ट में लोगों के पास केवल कोड नेम होते हैं, असली नाम नहीं। जुए किंग, वुकिंग ली ने दोहराया, अपना सिर हिलाते हुए। जुए किंग की गहरी आंखें कई शेड्स गहरी हो गईं। मैं एक हत्यारी हूँ, उसने ठंडेपन से कहा, और मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया आ गया था। क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? धड़ाम। जैसे ही जुए किंग की हत्यारी आभा भड़की, शियाओ यूनजिंग अंदर घुस आया। उसने एक हाथ से दरवाजा खोला, दूसरे से टूटे हुए हिस्से को पकड़ा और वुकिंग ली को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी नजरें जुए किंग पर क्रूरता से टिकी हुई थीं।
गोकिंगली अभी भी जुएकिंग के शब्दों से सदमे में थी जब शियाओ युनजिंग अचानक दरवाजे से अंदर आ गया था। शियाओ युनजिंग ने टूटे हुए दरवाजे के हिस्से को एक तरफ रख दिया। उसने गोकिंगली को दिलासा देते हुए पीठ थपथपाए, उसे डरने के लिए मना किया, फिर अपनी क्रूर नजर जुएकिंग की ओर घुमाई। तुम किस संगठन से हो? उद्धरण चिन्ह। जुएकिंग एक पल के लिए चौंक गई। क्या उसकी पहली प्रतिक्रिया मुझे मारना नहीं होनी चाहिए? एक पल बाद उसे समझ आया, क्या वह अकेले सीक्रेट सेक्ट से भिड़ने की योजना बना रहा है? जुएकिंग ने एक जटिल भाव से शियाओ युनजिंग को देखा। इस आदमी में कोई हत्यारी भावना नहीं है, केवल गुस्सा है। गोकिंगली को उसकी बाहों हमें इतना शांत देखकर क्या वह उसे डराने से डरता है? जुएकिंग ने शांति से जवाब दिया, सीक्रेट सेक्ट? मुझे कौन मारना चाहता है? और क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? गोकिंगली, जो आखिरकार अपनी घबराहट से उबर गई थी, उसने शियाओ युनजिंग की बांह पर थपथपाया, ये बताते हुए कि वह अपने सवाल पूछना चाहती है। जुएकिंग ने कहा, राजधानी शहर में कोई तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। जहां तक उनकी पहचान की बात है, संगठन के अपने नियम हैं। तुम्हें सच में 2 साल पहले की घटना याद नहीं है? मुझे याद नहीं है, गोकिंगली ने फिर से कहा, अपना सिर हिलाते हुए। जुएकिंग ने एक गहरी सांस ली। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उसने कहा, 2 साल पहले मैं एक मिशन के दौरान घायल हो गई थी। तुम मुझे पहाड़ पर मिली थी, मुझे बचाया था और 1 महीने तक मेरी देखभाल की थी। पिछले महीने मुझे तुम्हें मारने का मिशन मिला था। मेरा एक साथी था, लेकिन मैंने उसे मार डाला। उद्धरण चिन्ह। जुएकिंग के अपनी बात खत्म करने के बाद उन तीनों के बीच सन्नाटा छा गया। गोकिंगली ने आह भरी, इसे कहते हैं मुसीबत बिना बुलाया जाना। उसने 2 साल पहले की घटनाओं के बारे में मूल होस्ट की यादों को खंगाला। ऐसा लगा कि लगभग 1 महीने का समय गायब था। मुझे नहीं पता क्यों, गोकिंगली ने सोचा। और राजधानी शहर में कोई मुझे मारना चाहता है। वह कौन हो सकता है? मूल होस्ट का परिवार। एक खोई हुई बेटी किसी के हितों को कैसे खतरे में डाल सकती है? उसने शियाओ युनजिंग की ओर देखा, जो भी सोच में डूबा हुआ था। भगवान का शुक्र है कि वह तब प्रस्ताव लेकर आया था, वरना मैं सच में राजधानी शहर लौट गई होती सीधे शेर के मुंह में। गोकिंगली पर एक अवर्णनीय भावनाओं की लहर छा गई। इस बीच शियाओ युनजिंग अपनी पिछली जिंदगी की यादों में चला गया। मेरी पिछली जिंदगी में बिना किसी समस्या के राजधानी शहर लौट गई थी, किसी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब जब मैं फिर से पैदा हुआ हूं और मैंने उसे वापस जाने से रोका है, तो क्या चीज इतनी बदल गई है? जुएकिंग बिस्तर पर बैठी थी, गोकिंगली को चुपचाप देख रही थी, जो भी गहरी सोच में थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? जुएकिंग ने सोचा, सेक्ट में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ और उससे भी बढ़कर मैं हमेशा के लिए सीक्रेट सेक्ट से भागना चाहती हूँ। उसने शियाओ युनजिंग की ओर देखा। शायद यही आदमी मेरी एकमात्र उम्मीद है। जब उसने अभी मेरे संगठन के बारे में पूछा तो मैंने अनुमान लगाया कि वह अकेले ही सीक्रेट सेक्ट को खत्म करने का इरादा रखता है। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी क्षमताओं पर संदेह है। जब से मैंने उसे पहली बार देखा है, मैं उससे सतर्क रही हूँ। यह एक ऐसा आदमी है जो अपनी असली ताकत को छिपाता है। वह सिर्फ एक किसान लगता है, फिर भी उसकी आभा ऐसी है जैसे वह लाशों के पहाड़ और खून के सागर से निकल कर आया हो। और इस आंगन में कोई भी आदमी साधारण नहीं है। अध्याय 40, एक अंगुल देकर हाथ पकड़ना। शाओ परिवार के 4 पुरुष असाधारण मार्शल कलाकार थे और यहाँ तक कि 3 छोटे लड़के भी कुशल थे। भले ही उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन कुछ चीजें उसकी हड्डियों में गहराई तक बैठी हुई थीं। वह एक नज़र में बता सकती थी कि इस परिवार के पुरुष मार्शल कलाकार थे। जहाँ तक महिलाओं की बात है, गोकिंगली को छोड़कर बाकी सभी साधारण लोग थे। गोकिंगली के बारे में जुएकिंग जानती थी कि 2 साल पहले उसे चिकित्सा का ज्ञान नहीं था। गोकिंगली ने जिन आवश्यक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया था, उन्हें या तो खरीदा गया था या जुएकिंग ने खुद उसे उन्हें इकट्ठा करना सिखाया था। हालांकि इन दिनों ये स्पष्ट था कि गोकिंगली के पास अविश्वसनीय चिकित्सा कौशल थे। जैसा कि कहावत है, एक विशेषज्ञ अपनी कला को एक ही चाल में प्रकट कर देता है। गोकिंगली के चिकित्सा कौशल निश्चित रूप से शीर्ष स्तर के थे। हथियारों के रूप में उन्हें न केवल मारना सीखना पड़ता था, बल्कि चिकित्सा के सिद्धांतों को भी सीखना पड़ता था। मिशन शायद ही कभी पूरी तरह से सुचारू रूप से चलते थे, अप्रत्याशित परिस्थितियां हमेशा उत्पन्न होती थीं और चोटें अपरिहार्य थीं। इसलिए बुनियादी आत्म बचाव और आत्मा उपचार आवश्यक कौशल थे। संगठन के भीतर कुछ दुर्जय हत्यारे जहर बनाना और उसके असर को खत्म करना भी जानते थे और उनका उपयोग मारने के लिए करते थे। बेशक वह ऐसा नहीं कर सकती थी, उन कौशलों के लिए एक निश्चित प्रतिभा की आवश्यकता होती थी। तो गोकिंगली के चिकित्सा कौशल कहाँ से आए? यहाँ तक कि अगर उसने जन्म से ही सीखना शुरू कर दिया होता तो भी वह इस स्तर तक नहीं पहुँच पाती। 2 साल में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वे तीनों, गोकिंगली, शियाओ युनजिंग और जुएकिंग, अपने अपने विचारों में खो गए थे। हालांकि विचार जटिल थे। ये सब लगभग 10 सांसों के समय में हुआ, इससे पहले कि गोकिंगली ने संक्षिप्त चुप्पी को तोड़ा। उसने जुएकिंग को देखा और कहा, चलो तुम्हें अभी के लिए वुकिंग ही कहते हैं। वुकिंग, चलो इस पर चर्चा नहीं कर रहे कि तुम मुझे मारने जा रही हो या कौन मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम आगे क्या करने की योजना बना रही हो? ये सिर्फ राजधानी शहर का कोई है, गोकिंगली ने सोचा। हमें पहले वुकिंग के लिए चीजों को सुलझाना चाहिए। वह मेरी वजह से इस दुविधा में फंसी है, इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से अगर मैं उसकी मदद कर सकती हूँ तो मुझे करनी चाहिए। हालांकि गोकिंगली का जवाब देने के बजाय जुएकिंग ने शियाओ युनजिंग की ओर देखा। शियाओ युनजिंग ने जुएकिंग की नज़र को अनदेखा किया और गोकिंगली को देखा, जिसके चेहरे पर शांत भाव थे। क्या ली रा को पहले से ही अपनी पृष्ठभूमि के बारे में पता है? वह अपनी खुद की स्थिति के बारे में पहले चिंतित क्यों नहीं है? उसने सोचा। शांत गोकिंगली को देखकर उसने फिर जुएकिंग से कहा, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। ली रा चाहती है कि तुम बोलो तो तुम्हें बोल देना चाहिए। अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम्हारे दिमाग में पहले से ही एक योजना होनी चाहिए। चूंकि राजधानी शहर में कोई ली रा को मरा हुआ देखना चाहता है, तो सिर्फ सीक्रेट सेक्ट के ठिकाने को नष्ट करना एक स्थायी समाधान नहीं होगा, शियाओ युनजिंग ने सोचा। केवल नियोक्ता को ढूंढकर और उससे निपट कर ही हम खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जुएकिंग हिचकिचाई और कहा, मैं सीक्रेट सेक्ट में वापस नहीं जा सकती और भविष्य में निश्चित रूप से अंतहीन पीछा होगा। मैं यहाँ रुकने और आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। शियाओ युनजिंग ने तिरस्कार से कहा, तुमने सब कुछ अच्छी तरह से सोच लिया है ना? हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। गोकिंगली भी अवाक थी। मैंने सोचा था कि जुएकिंग छिप जाएगी, लेकिन वह बेशर्मी से यहाँ रहना चाहती है। क्या ये हमारे लिए मुसीबत को न्योता देना नहीं है? एक पीछा करने वाला ही काफी बुरा था, लेकिन अब हत्यारों का एक पूरा संगठन। क्या हमारा परिवार जीना भी चाहता है?
जुएकिंग का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। अचानक धड़ाम की आवाज के साथ वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। उसकी आंखों में एक दृढ़ता भरी नजर के साथ उसने उनसे कहा, बुकिंग केवल इतना चाहती है कि आप मुझे अपना लें। भविष्य में मैं छोटी मालकिन के पास एक नौकरानी या दासी के रूप में सेवा करूंगी। उसे लगा कि उनके साथ रहना ही उसके बचने का एकमात्र मौका है। वह सीक्रेट सेक्ट के तरीकों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वे तुम्हें ढूंढ सकते थे, चाहे तुम कहीं भी भाग जाओ, यहाँ तक कि दुनिया के अंत तक भी, जब तक कि वह समुद्र पार करके पौराणिक विदेशी भूमि में न चली जाए। लेकिन वह एक अकेली महिला जिसके पास कुछ भी नहीं था, ये कैसे कर सकती थी? समुद्र में तूफान ही नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे भी होते हैं। उसके पास उन सब से निपटने की क्षमता नहीं थी। तुम सच में सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार हो, यहाँ तक कि एक स्वामी को स्वीकार करने को भी? गुकिंगली ने कहा, शांत रहने में असमर्थ। वह खड़ हुई, जुएकिंग की ओर इशारा किया और बेरहमी से बोलना जारी रखा, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ रुकती हो तो तुम किस तरह के लोगों को आकर्षित करोगी? वह तुम्हारा पूरा संगठन है। तुम्हें क्या लगता है कि हम किस तरह के लोग हैं? कुदाल वाले किसान। क्या तुम्हें लगता है कि हम हथियारों के एक संगठन से भिड़ सकते हैं? क्या तुम हमारे पूरे परिवार को खत्म करवाना चाहती हो? तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम मेरी वजह से घायल हुई थी और मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है, इसलिए हम बराबर हैं। मैं वास्तव में उसकी मदद करने के बारे में सोच रही थी अगर मैं कर सकती, और फिर भी वह रुकना चाहती है। क्या उसे रुकने के परिणामों का पता नहीं है? इसे कहते हैं एक अंगुल देकर हाथ पकड़ना। जुएकिंग घुटने टेक कर बैठी रही, चुपचाप। गुकिंगली ने गहरी सांस ली, जुएकिंग को मारने की इच्छा को दबाया और शियाओ यूनजिंग को वापस उनके कमरे में खींच लिया। मैं बहुत गुस्सा हूँ यूनजिंग, हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही वे अपने कमरे में लौटे, गुकिंगली भड़क गई, उसकी बाहें तन गईं। वह जानती थी कि शियाओ परिवार के सदस्य मार्शल आर्ट में कुशल थे, लेकिन वे एक पूरे निर्मम हत्यारों के संगठन के खिलाफ थे जो बिना पलक झपकाए मार देते थे। अगर वे एक एक करके आते तो शियाओ यूनजिंग और उसके बेटे शायद उनसे निपट सकते थे। लेकिन क्या होगा अगर वे मधुमक्खियों की तरह हम पर टूट पड़े? सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही गुकिंगली गुस्से से भर गई। राजधानी शहर में किस कमीने ने हमारे परिवार पर इतनी बड़ी आपदा लाई है? मैं सच में अभी जाकर उस इंसान को जहर देकर मार डालना चाहती हूँ। शियाओ यूनजिंग ने उसके जूते और कपड़े उतारे, फिर उसे रजाई के नीचे बिस्तर पर लेटा दिया। उसने खुद अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर आया, फिर उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। कल मैं राजधानी शहर जाऊंगा। राजधानी शहर जाओगे? क्या तुम्हें पता है कि किसे खोजना है? गुकिंगली ने भ्रम में शियाओ यूनजिंग को देखा। शियाओ यूनजिंग मुस्कुराया, अगर तुम मुझे बताओगी तो मुझे पता चल जाएगा, है ना? क्या तुम्हें मेरी पहचान पता है? गुकिंगली ने संदेह से पूछा। खांसी खांसी खांसी। अगर तुम मुझे बताओगी तो मुझे पता चल जाएगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। गुकिंगली लुढ़की और शियाओ यूनजिंग के ऊपर लेट गई। उसकी खूबसूरत आंखें उसकी गहरी आंखों में घूर रही थीं। मुझे बताओ, तुम्हें कब पता चला? शियाओ यूनजिंग ने उसके गुलाबी होठों को एक चुंबन से पकड़ लिया और कहा, जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया था। मैं बाहर छिपकर सुन रहा था। उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे यकीन था कि सुशी वुनेली को जरूर बताया होगा। निश्चित रूप से गुकिंगली का दिल शांत हो गया। उसने अपने दांत भींचे और कहा, तुम सब कुछ जानते थे लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हें कैसे दंडित करना चाहिए? शियाओ यूनजिंग धूर्तता से मुस्कुराया। तो क्या तुम्हें मुझे उस संयोग के बारे में भी नहीं बताना चाहिए जो तुमने मुझ पर इस्तेमाल किया था? मुझे तुम्हें कैसे दंडित करना चाहिए? गुकिंगली ने अपनी नाक रगड़ी, धीरे से शियाओ यूनजिंग से उतर गई और रजाई के नीचे घुस गई। तो वह सब कुछ जानता था, उसने सोचा। गुकिंगली ने मुंह बनाया। खैर, जानना ही उसका दंड है। मुझे किस बात का दोषी महसूस करना है? उद्धरण। शियाओ यूनजिंग हंसा। तो ये सच में उसकी शरारती छोटी पत्नी का काम था। उसने तो बस उसे परखने के लिए झूठ बोला था। हा। उनकी चंचल बातचीत ने उस उदासी को दूर कर दिया जो जुएकिंग लाई थी। यूनजिंग, राजधानी शहर मत जाओ, गुकिंगली ने थोड़ी देर बाद रजाई से अपना सिर बाहर निकालकर कहा। नया साल आ रहा है, चलो अभी के लिए बस देखते हैं कि क्या होता है। वह उसके अकेले राजधानी शहर जाने से सहज नहीं थी। इसके अलावा नया साल आने वाला है, यहाँ तक कि हत्यारे भी शायद त्योहार के लिए छुट्टी लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। शियाओ यूनजिंग ने उसके सिर को सहलाया। उन्हें आने दो, चाहे वे कोई भी राक्षस या दानव हो। और हम उन्हें एक एक करके हरा देंगे। इस दौरान केवल उसकी अपनी मार्शल आर्ट ही काफी आगे नहीं बढ़ी थी। वह और उसके 3 बेटे, साथ ही उनके 3 जीप, सभी ने काफी प्रगति की थी। उसे विश्वास था कि वे आने वाले किसी भी व्यक्ति को हरा सकते हैं। हत्यारे, तुम कहते हो? हम देखेंगे कि अंत में कौन किसे मारता है। अगले दिन गुकिंगली उठी और तुरंत उस कृतघ्न जुएकिंग को देखने गई, ये देखने के लिए कि क्या वह चली गई थी। वह अंदर ही अंदर उम्मीद कर रही थी कि जुएकिंग चली गई होगी। हालांकि वहां पहुंचने पर उसने मन ही मन कहा, हे भगवान। जुएकिंग अभी भी उसी स्थिति में घुटने टेक कर बैठी थी जिस स्थिति में उन्होंने उसे पिछली शाम को छोड़ा था।